आपने क्योंकि अभी फ्लैट रिसेंटली खरीदा है और रिफर्बिश किया है, तो कितना खर्चा सिर्फ टाइल के आ जाता है घर में? कोई भी अगर डीलर सुन रहा है ये पॉडकास्ट, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको टेक्नोलॉजी और उस सब बातों में भी सोचना पड़ेगा। जब कस्टमर टाइल खरीदने आता है तो बड़े से बड़े डीलर के बाद 200 टाइलों से ज्यादा नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है ओरिएंटल, अमंग्स द 3 ओल्डेस्ट टाइल मेकिंग कंपनीज इन दिस कंट्री। एक सीईओ को ज्यादा टाइम प्रोडक्ट पे लगाना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन पे? देखो, चेंज किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चेंज बड़ा पेनफुल होता है। एग्जीक्यूशन विल ईट स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट। स्पोर्ट्स खेलने से आपको बिजनेस में क्या फायदा हुआ? फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना है। लोग अभी भी ये गलती करते हैं कि ग्लॉसी टाइल अपने बाथरूम में, किचन में, फ्लोर पे लगा देते हैं। आपको अगर आज $1 मिलियन दिए जाएं तो क्या करोगे? आज जो गेस्ट आए हैं उनका नाम है आदित्य और ये है सीईओ ओरिएंट बेल्स कंपनी के। आपने घर पे अपने टाइल्स ज़रूर लगवाई होंगी। बाथरूम में जाते हो तो इतनी सुंदर सुंदर टाइल्स लगी होती हैं। किसी भी बिल्डिंग्स में जाओगे, होटल्स में जाओगे, हर जगह पे इतनी शाइनिंग टाइल्स होती हैं, बाथरूम पे, फ्लोर पे, राइट। ये ओरिएंट बेल कंपनी वही टाइल्स बनाती है। आज की डेट में इनका 700 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। फिगर में शायद मैं थोड़ा सा 700 साढ़े 700 करोड़ हो, बट अप्रॉक्सीमेटली 700 करोड़ का इनका टर्नओवर है। हमने पूरी इंडस्ट्री के बारे में इनसे सीखा, इसकी सप्लाई चेन क्या है, कितना प्रॉफिट होता है टाइल बिजनेस के अंदर, सब कुछ। तो एंड तक एपिसोड देखना अगर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखनी हो इस बिज़नेस के बारे में। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर हफ्ते हम 2 एपिसोड रिलीज़ करते हैं, बहुत मेहनत करके, सिर्फ आप लोगों के लिए ही। थैंक यू। हाय आदित्य, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत अलग बिजनेस मॉडल है जो हम समझेंगे आज, टाइल्स का बिजनेस। हर घर में, हर बिल्डिंग में टाइल्स लगती हैं, हर बाथरूम में टाइल्स लगती हैं जी। बट उसके पीछे का पूरा सप्लाई चेन, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से वो मटेरियल आता है, सारी चीज़ें आपसे समझेंगे आज कि कितना बड़ा बिजनेस है, कितनी बड़ी मार्केट है। बट ये सब करने से पहले आपको एक प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। गीता पे हाथ रख के प्लेज लेनी पड़ेगी या ऐसे ही? आप जिसको मानते हैं उसका नाम लेके प्लेज ले सकते हैं। जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। अमेजिंग। Thank ठीक you. है, शुरू करते हैं। पहले तो ये समझना है कि टाइल्स के बारे में हम जाएंगे, बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके, बट अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है, कहाँ से आपने शुरुआत की और ये टाइल्स के बिजनेस में कैसे आए आप? ओरिएंट बेल्स इतनी बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ कैसे बने आप? ओके, इंटरेस्टिंग। देखिए, मैं थोड़ा सा आई वॉज बॉट अप इन अ स्मॉल टाउन, कोटा। कोटा? हाँ, मेरे फादर जो है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में काम करते थे। ओके। तो शुरुआत से ही हम टाउनशिप में रहते थे। तो टाउनशिप में रहने का ये 2 बड़े फ़ायदे हमेशा होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके बड़े दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है, जो हमें बहुत बाद में समझ में आया, कि क्योंकि सब लोग एम्प्लॉइज़ होते हैं, सबके फादर एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो हर बच्चा जो है उसे अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जिसके माँ बाप उसको एक विरासत में एक बिजनेस या कुछ दे सकते हैं। तो हर सिल्वर बच्चे को स्पून का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि भाई वो सबको 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाना है, तो आपको अपना देखना है, बच्चों को अपना देखना है। तो एकेडमिक स्पेस पे काफ़ी जोर रहता है। तो दैट वाज वन थिंग विच वाज ग्रेट। प्लस सेकंड चीज़ होती है कि फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं ग्रो अप कर रहा था 70s में, टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट, जो आपको खेलना है टाउनशिप में, मतलब हर तरह की जो है एक फैसिलिटी होती है। तो स्पोर्ट्स में अच्छे थे आप? हाँ, मैं शुरुआत से स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। क्या खेलते थे? मैं अपने स्कूल को मैंने बास्केटबॉल में रिप्रेजेंट किया है। अच्छा। मैं अपनी स्कूल की टेबल टेनिस टीम का कैप्टन था। वी वर रनर्स अप इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर दैट। और मैंने आई एम बेंगलोर में, जहाँ मैंने अपनी स्टडीज़ की, वहाँ पे मैं मुझे स्पोर्ट्स ब्लू मिला है वहाँ पे। आईआईटी बॉम्बे में मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज टीम का कैप्टन था। आई रिप्रेजेंटेड आईआईटी बॉम्बे इन इंटर यूनिवर्सिटी। ओके। तो मैंने हमेशा कोई ना कोई स्पोर्ट खेला है।
बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि टाउनशिप में फैसिलिटीज थी। टाउनशिप में फैसिलिटीज थी, आप एक बचपन से एक चीज करना चालू कर देते हो और आदत लग जाती है। then that habit stays with you. Right. The sports changes. हम्म, So बास्केटबॉल खेले हुए तो मतलब अरसा हो गया, टेबल टेनिस खेले हुए अरसा हो गया, टेनिस खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, थोड़ी बहुत रनिंग करते हैं, ब्रिज खेलते हैं, समय समय चेंज होता रहता है बट कुछ ना कुछ चलता रहता है। फायदा क्या होता है पर स्पोर्ट्स खेलने से आपको बिजनेस में क्या फायदा हुआ? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है बट मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स खेलने से आपको ना कहीं जनरल लाइफ में फ़ायदा होता है। जो भी लाइफ में आपको फ़ायदा होता है तो आपको बिजनेस में ही फ़ायदा होता है। क्या फायदा होता है? एक तो एक सर्टेन डिसिप्लिन है, एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हर स्पोर्ट्स की कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। जब आप उस मैदान में हैं, वो चीज़ खेल रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड प्ले अकॉर्डिंगली। कुछ चीज़ आप कर सकते हो, कुछ चीज़ आप नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है जैसे अब इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, जैसे टेबल टेनिस है, वो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है। उसमें अब मैं टेबल टेनिस की बात करूं तो 12 फीट लंबी टेबल है, उसके आगे आपका ओपोनेंट खड़ा हुआ है तो हर पॉइंट पे आप उसकी आंखों में आंख डाल के ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या करने वाला है वो, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, मैं कैसे खेलूंगा, मैं किस तरह शॉट मारूंगा, इसका क्या रिएक्शन आएगा। सो यू गेट इनटू अ हैबिट ऑफ काइंड ऑफ स्टडीइंग कि व्हाट विल बी द रिस्पांस द ओपोनेंट विल डू। तो कंपटीशन समझना बिजनेस में वो फायदा मिलता है। दिस इज समथिंग यू डू इन बिजनेस आल्सो, राइट। बास्केटबॉल जब स्पोर्ट खेलते हो आप, इट्स टोटली अ टीम प्ले। 5 लोगों की टीम है, यू हैव अ पॉइंट, यू आर डिफेंडिंग, यू आर अटैकिंग। अगर आपने कभी बास्केटबॉल खेला हो तो यू कीप रनिंग बैक एंड फोर्थ, ट्रू, you attack as a team, you are passing the ball, you are always trying to spot who is the person in your team who is going to be in a position to kind of basket it. So you are working as one unit. आप ऑफेंस कर रहे हो, उसके बाद जैसे ही वो ख़त्म हुआ, either you have lost the ball or you have kind of a successful basket, you are running back to defend your part, this thing and all. So you are doing two very different things simultaneously and you are working as a team and all. So I think all these things make a very very big difference, especially when you are growing up. तो आपको कुछ अलग अलग चीज़ें आदमी समझता नहीं है, इंटेलेक्चुअली नहीं समझता उसको। मैं आज इस बात को बड़ा इंटेलेक्चुअली कर रहा हूँ। उस टाइम तो मतलब मज़ा आता है, अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ हैं तो खेल रहे हैं, करेक्ट। बट एक आपकी हैबिट हो जाती है, एक आदत हो जाती है और बड़े बाद में आदमी समझने लगता है कि इसका फ़ायदा नुकसान क्या था। इनफैक्ट आजकल तो लोगों ने ये भी कर दिया है, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स ने अपनी हायरिंग जब करते हैं आजकल लोग, तो अगर वो इंसान जिसको वो हायर कर रहे हैं वो किसी स्पोर्ट्स खेलता था, वो पहले बचपन में या अभी तक खेल रहे हैं, स्पेशली अगर वो किसी टीम स्पोर्ट में थे, जैसे वॉलीबॉल हो गया, टीम स्पोर्ट है ये, तो वो हायरिंग प्रेफरेंस दे रहे हैं उनको बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ओनली। क्योंकि कल्चरली एक तो उनका माइंडसेट काफी डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, और उनको कंपटीशन, स्टे ऑन द टोज रहने की आदत है। बिल्कुल, हाँ। तो ये 2-3 जो फैक्टर हैं उसकी वजह से हायरिंग आजकल बदल गई है। लोग इस तरीके से हायरिंग करने लग गए हैं। They look at the background whether they have played any sport or not. Very interesting. Yeah, but coming back to you, हाँ, आप स्पोर्ट्स खेलते थे, वहाँ पे ये सब हुआ, फिर आगे पढ़ाई का क्या सीन था? तो मैं पढ़ाई में अच्छा था, काफी अच्छे थे? हाँ काफ़ी अच्छा था, अच्छा। मतलब एफर्टलेस था बाय एंड लार्ज। तो 12th के बाद आई क्रैक जेई, तो मैं आईआईटी बॉम्बे गया। फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ। उस टाइम तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही होता था, मतलब कौन अच्छा। सेकंड थर्ड अटेम्प्ट करता कौन था उस टाइम। ये कब की बात हो रही है ये वैसे? है 1985 की। अच्छा, तो मैं आईआईटी बॉम्बे गया, तो पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, हाँ। सेम एज यू। हाँ। 4 years देर। उसके बाद इमीडिएटली उसके बाद मैं IIM बैंगलोर चला गया टू डू एन MBA एंड फिर वहाँ से जॉब चालू किया। तो इंटरेस्टिंगली आई हैव वर्कड इन 3 very different सेक्टर्स। मेरी शुरुआत हुई अल्कोहलिक बेवरेजेस से। आई जॉइंड यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो अब DIGO है। विजय मल्ल्या वाज द प्रमोटर एट दैट टाइम। तो मेरा मन तो बहुत कर रहा है क्वेश्चंस पूछने का, इस पे बट रहने देता हूँ। तो मैंने एज एन मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया। 13-14 साल मैंने उस ग्रुप में काम किया, डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट लोकेशंस। क्या कल्चर था वैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करूँ तो? और आप एग्जैक्टली आप क्या करते थे वहाँ? तो मैं वहाँ पे आई यूज्ड टू मूव बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। फर्स्ट वाज सेल्स? सेल्स आल्सो एंड मार्केटिंग आल्सो। यूनाइटेड स्पिरिट्स की डिफरेंट कंपनीज थी। अच्छा।
तो मैंने 2 कंपनीज़ में अलग अलग काम किया। वो कंपनीज़ दोनों जो है कम्पीट किया करती थी मार्केट में। दे हैड competing product range and all, ownership same थी, but that was the philosophy, that was the strategy to dominate the market. यूनाइटेड स्पिरिट्स में दे वर वेरी ब्रांड कॉन्शियस अनलाइक अदर लिकर कंपनीज। अच्छा। शुरुआत से एडवर्टाइजिंग में, ब्रांड बिल्डिंग में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स होते थे। तो घर में जोक है कि पहले करीब 25 साल की लाइफ में हमने कभी एक दिवाली, सॉरी, एक शहर में 3 दिवाली नहीं बनाई है। अच्छा। मतलब दूसरी और तीसरी दिवाली के बीच में चेंज हो जाता था। कहीं ना कहीं कोई प्रमोशन करके या कोई वो करके यू वुड बी चेंज। एंड दिस वाज आल्सो, मैंने 14 साल यूनाइटेड स्टेट्स में काम किया। उस टाइम पे भी ऐसी उस टाइम में भी ऐसा था कि वो हर 2-2.5 साल में बोलते थे कि अब ऐसा है, ये तो तुमने बहुत अच्छा कर दिया, हाँ। अब नाउ फॉर योर ग्रोथ एंड द कंपनीज ग्रोथ एंड ऑल, अब ये वाला चैलेंज जो है यहाँ जाओ। बट आपको अच्छा लगता था ये सब करना? हाँ, स्टेबिलिटी मिस नहीं करते थे कि यार एक जगह पे रहो, मजा आएगा? एक्चुअली देखो, चेंज किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, हम्म। क्योंकि चेंज बड़ा पेनफुल होता है। और जब आप यंग होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हो। राइट। बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल के इश्यूज हैं, हर चेंज में फाइनेंशियली आई टू पे फ्रॉम माई पॉकेट, क्योंकि स्कूल एडमिशन्स में, इसमें उसमें, मतलब जो अच्छा मोटा पैसा खर्च हो जाता है, कंपनी का भी रिएम्बर्स नहीं करती है। बट तो इस बात पे थोड़ी सी कोफ भी होती थी। लेकिन मैंने हमेशा ये देखा कि जब भी मैंने उसको हमेशा एक इन्वेस्टमेंट की तरह से देखा कि मैं अपने आप में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि हर पोजीशन पे, हर प्रोफाइल में, हर ज्योग्राफी में एक काम करने का ढंग अलग है, एक समझने का, समझाने का ढंग अलग है, और उससे कुछ ना कुछ आदमी सीखता है। और कुछ चीज़ें जो, और चैलेंजेस बड़े अलग अलग हैं। तो एज अ प्रोफेशनल आपको नई नई बातें पता चलती हैं, उस मार्केट का वो वही ढंग है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं CEO बन गया हूँ। मुझे बहुत बार जब मैं सीनियर था, बहुत मेरे टीममेट्स ऐसे बोलते हैं कि सर मैं तो ना, मतलब दुनिया फतेह कर लेता, लेकिन क्या करूँ, यहाँ के ना, मैं इस टेरिटरी, एक्स टेरिटरी में हूँ, यहाँ के लोग काम नहीं करते सर। हाँ, जो एम्प्लॉयज़ हैं साहब, वो ना कोई 11 बजे से पहले आता नहीं है, 4 बजे निकल जाते हैं। 2 कस्टमर कॉल करने में जो है उन्हें तकलीफ होती है, साहब मेहनत नहीं करते। तो ये चीज़ मैंने अपने करियर में बहुत जल्दी सीखी, क्योंकि मैं एक सेल्स में था, तो मुझे मेरे एक मैनेजर ने ये बात बोली, तो मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा दोस्त एक बात बता, अपन compete किससे कर रहे हैं? अपन इस टेरिटरी में बैठ के इसी टेरिटरी में जो दूसरी कंपनीज हैं, लिकर कंपनी, उनसे ट्रीट कर रहे हैं। उनके पास भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चांद से तो है नहीं है। सेम ही तो लोग हैं। मतलब जहाँ से हम लोग ले रहे हैं, अगर वो चांद से आए तो तू बता, फिर मैं भी चांद से लूँ। चांद से मतलब वो रिक्रूटमेंट करना चालू करूँ कुछ। लेकिन यार जब वही लोग हैं, सबसेट वही है लोगों का, जिसमें से मेरा कॉम्पिटिटर भी लोग ड्रॉ कर रहा है और मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यार अपन इसको ब्लेम नहीं करते हैं, अपन ये सोचते हैं कि हम किस तरह से थोड़े से बेहतर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करें, ट्रेन करें, ये करें, उस पर दिमाग लगाते हैं। अब ये रोना पीटना छोड़, बहाने नहीं करने। हाँ, बिकॉज तू ये कह रहा है कि साहब, यू नो, आई ऑलवेज टू हैव दिस, कि मतलब एक बंदा कोई है, एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में ट्रांसफ़र हुआ, साहब उस पुरानी टेरिटरी में तो ना, मतलब सुबह 6 बजे से उठ के रात को 12 बजे तक हम लोग काम करते थे, और हमने ये कर दिया वो कर दिया, साहब यहाँ पे तो लोग काम ही नहीं करते। तो मैं उसे कह रहा दोस्त, वहाँ पे जो है तेरा कॉम्पिटिटर के लोग भी 6 से 12 बजे तक काम करते थे। यहाँ पे अगर तू कहता है कि कॉम्पिटिटर लोग 6 घंटे काम करते हैं, तो यार तुझे फिर 18 घंटे काम करने की क्या जरूरत है? सही बात है। अगर 6 में हो रहा है तो, अगर 6 में कॉम्पिटिटर कर रहा है, तू यार 7 घंटे कर ले, 8 घंटे कर ले, तो तू तो चैंपियन हो जाएगा। सही बात है। और वर्क लाइफ बैलेंस भी मतलब बिल्कुल शानदार हो जाएगा। सो दीज थिंग्स वन लर्न्स। अगर आप एक ही टेरिटरी में हो तो आपको ये कल्चरल डिफरेंसेस, सोचने का, समझने का, ये सब पता नहीं चलते। सो आई हैव एंजॉयड दिस। एज आई सेड, मैं 3 बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम किया। पहला लेकर इंडस्ट्री थी, उसके बाद मैं टेलीकॉम में गया। मैंने 13-14 साल टेलीकॉम में काम किया, बहुत डिफरेंट पोजीशंस में काम किया, वहाँ भी यही रहा मेरा।
टेलीकॉम में मैंने चंडीगढ़ में काम किया, मैंने पुणे में काम किया, मैंने दिल्ली में काम किया, मैंने बॉम्बे में काम किया, अलग अलग सर्कल्स, अलग अलग कस्टमर सेल्स मार्केटिंग। सेल्स, शुरुआत सेल्स से हुई थी, बट बहुत जल्दी जो है सो जैसे मैं नेशनल मार्केटिंग ऑपरेशंस हेड करता था, प्रोडक्ट हेड करता था टाटा डोकोमो के लिए, अच्छा। अक्रॉस टेक्नोलॉजीज 2G 3G CDMA। मैं सर्कल हेड करता था, सर्कल CEO था मैं। मेरी लास्ट पोजीशन वहाँ पे थी जब मैं इंडिया 2 हेड करता था, विच वॉज नॉर्थ, वेस्ट और ईस्टर्न इंडिया के जो सारे सर्कल्स थे, सारी स्टेट्स थी, वो मुझे रिपोर्ट करती थी, सर्कल CEOs मुझे रिपोर्ट करते थे। तो हर 2-3 साल में वहाँ भी यही रहा, वहाँ भी ट्रेंड यही रहा, हर 2-3 साल में मेरी प्रोफाइल बदली। और उस बदलाव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। क्या सिखाया? सेम चीज? उस बदलाव ने मुझे ये सिखाया कि एक तो आपको एक फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखना है। आप ये सोचो कि एक काम एक ही ढंग से होता है, वो नहीं, वो सच्चाई नहीं है। वही काम जो है उसको करने के 4 अलग तरीके हैं। उसने मुझे ये सिखाया कि आप एक नए सेटअप में जाते हो तो अपने आप को वहाँ पे एक्सेप्ट कैसे कराओ। इवन अगर आप टॉप पोजीशन में जा रहे हो, पोजीशन आपकी वो है, तो आप पोजीशन की दादागिरी से आप डाउन द लाइन एक्सेप्ट नहीं होते हो। आपको लोगों के साथ मिल के बैठ के कुछ उन्हें ऐसा दिखना चाहिए जो पोजीशन के हिसाब से, डेजिग्नेशन के हिसाब से तो वो आपको एज ए लीडर एक्सेप्ट करते ही करते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो दिल से सोचते हैं कि हाँ मुझे इस बंदे के साथ बैठने के, इनके साथ बैठने से मैं 2 चीज़ें सीख सकता हूँ, मुझे कुछ फ़ायदा होगा, हाउ डू यू डू दैट। और आपको हर बदलाव में जब आपकी टीम बदलती है, आप ज़ीरो से चालू करते हो। एक्चुअली ज़ीरो से नहीं, क्योंकि जो है टीम भी जो है कनेक्टेड होती है, वो आपके बारे में जो है पूरी PhD करके, जिससे पहले आप पहला कदम रखते हो ऑफिस में, कर लेती है। बट स्टिल एक तरह से ज़ीरो से चालू करते हो। एक जगह से आप आए हो, वहाँ पे आपने टीम बिल्डअप की है, आप एक लेवल ऑफ ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचे हो। आज आप दूसरी जगह पे आए हो तो आपको वो शुरुआत से करना पड़ेगा। हाउ टू एक्चुअली डू दैट, विन दैट ट्रस्ट, विन दैट कॉन्फिडेंस, वेदर इट इज़ योर टीम, वेदर इट इज़ योर डीलर, वेदर इट इज़ दैट होल इकोसिस्टम। ये चीज़ मुझे जो है इस बदलाव ने सिखाई, बार बार सिखाई। और जब ये बार बार आप करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे माइक टाइसन एक बात कहता था कि एवरीबडी हैज अ स्ट्रैटेजी टिल माय फर्स्ट ब्लो हिट्स हिज जॉ। तो स्ट्रैटेजीज बहुत होती हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब बाजार में उतरते हो तो वो स्ट्रैटेजीज जो हैं 10 में से 9 बार जो है फेल हो जाती है। बट बात वही है ना कि 10 करोगे तो ही तो पता लगेगा एक कौन सी थी। हाँ, वो बात भी सही है। तो स्ट्रैटेजी के अलावा और एक और सेइंग है, वेरी फेमस सेइंग इन मैनेजमेंट, की एग्जीक्यूशन विल ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट एवरी टाइम। ये तो है। सो स्ट्रैटेजी तो आप जितनी मर्जी बना लो पेपर पे, बना भी लेते हो। यू कैन हायर द बेस्ट कंसल्टेंट्स इन द वर्ल्ड and create a fantastic strategy, but that is in very step one, It's kind of executing that, staying true to that strategy, or pivoting that strategy because maybe the ground realities are a bit different. All that I think is far more important. तो फिर आप फाइनली आए इसके अंदर। टेलीकॉम से आया, फिर टेलीकॉम मैंने किया करीब 13-14 साल, और पिछले 6 साल से मैं बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हूँ। सेम ओरिएंट में ही स्टार्ट किया था आपने? हाँ, सो आई स्टार्टेड विद ओरिएंट बेल। आई जॉइंड 6 years बैक एज CEO ओरिएंट बेल। फर्स्ट आपका जो रिलेशन था ओरिएंट बेल के साथ स्टार्टिंग ही CEO से हुई? यस। अच्छा। एंड बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है ओरिएंट बेल। इट इज अमंग्स द 3 ओल्डेस्ट टाइल मेकिंग कंपनीज इन दिस कंट्री। आज कंपनी को टाइल बनाते बनाते ऑलमोस्ट 50 साल हो गए। Company has been listed since 1990s. So a listed company, but very, I would say, traditional company. कंपनी हिस्टोरिकली ये सोचती आई थी कि हम अच्छी टाइल बनाएंगे,
बहुत हाई क्वालिटी टाइल बनाएंगे तो कस्टमर आएगा। अपने आप भाग आएगा. हम्म, I think that was a weakness. I think अच्छा. we make the best tiles better than our competitors. मैंने अभी बट ब्रांडिंग में मार्केटिंग में उसमें जो है the company did not invest as much as the company should have, which is something which we are now trying to change over the last few years. बट आपका ये मानना है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना, जो आप अभी बोल भी रहे हो इनफैक्ट बात, हाँ. अगर मैं बोलूं कि यार एक सीईओ को ज्यादा टाइम प्रोडक्ट पे लगाना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन पे, आप अगर होते तो आप किस पे ज्यादा फोकस करते? देखिए ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है. हम्म, अगर आप सॉफ्टवेयर कैटेगरी में हैं और प्रोडक्ट आप ज़ीरो से बना रहे हो तो इट्स अ डिफरेंट दिस थिंग. टाइल इंडस्ट्री में टेक्निकली टाइल इंडस्ट्री में देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स, ऑलमोस्ट 1000 मैन्युफैक्चरर्स इन टाइल इंडस्ट्री. छोटे छोटे अलग अलग रीजन्स में. हाँ. हाँ. इट इज़ वेरी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री. जो लिस्टेड कंपनीज हैं दे हैव अबाउट 30% ऑफ द मार्केट शेयर. अच्छा. अगर आप एक्सपोर्ट्स वगैरह ज्वाइन कर लो मतलब 30% डोमेस्टिक मार्केट. अगर आप और इंडिया की पूरी टाइल इंडस्ट्री पकड़ लो सो दिस फिगर विल बी लेस देन 25%. ओवरऑल है कितनी बड़ी मार्केट टाइल की इंडिया की? इंडिया की 50, इंडिया की है करीब 35,000 करोड़ की. अच्छा. और करीब 15 से 20,000 करोड़ का हर साल इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है टाइल. एक्सपोर्ट हो रहा है. इंडिया अदर देन दी 35,000. अदर देन दी 35,000. इंडिया जो है चाइना के बाद वॉल्यूम उसमें वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टाइल्स का. अच्छा. बट वैल्यू में बहुत नीचे है. तो ऐसा क्यों, वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द इंडस्ट्री. हम लोगों ने एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो शायद ब्रांडिंग पे उस पर इतना ध्यान नहीं दिया. रेट पे जो है लोग प्राइस कंपटीशन पे माल बहुत ज़्यादा बेच देते हैं. सेम अगर आप टाइल आप यहाँ के इंडिया में बनी हुई देखेंगे और आप इटालियन टाइल देखेंगे आपको रेट में मतलब करीब 6 से 7 गुना का फ़र्क पड़ेगा. तो इटालियन टाइल्स आर 6 to 7 टाइम्स कॉस्टलियर. बट क्वालिटी में आपको कोई फर्क मतलब नहीं है. 0.01% का भी फर्क नहीं दिखेगा. जस्ट बिकॉज उन्होंने ब्रांड बनाया है. उन्होंने एक तो ब्रांड बनाया है और ब्रांड से ज़्यादा ब्रांड ऑफ इटली एज अ डिज़ाइन कंट्री. सो इट इज़ नॉट जस्ट कि वो टाइल का ब्रांड है, वो तो है ही है, बट इटली इज़ नोन एज फैशन डिज़ाइनिंग एंड द होल डिज़ाइन हाउसेज एंड स्टफ लाइक दैट. तो उन्होंने इस तरह से अपना बनाया. बट डिज़ाइन इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं क्या वो एट पार नहीं है? नहीं, दे आर इवन बेटर आई वुड से. They are not just at, they are definitely at par, but even better. तो सबसे फेमस टाइल्स अगर पूरे वर्ल्ड में बोलो इटली की होती हैं. हाँ. अच्छा. उसके बाद कुछ है? उसके बाद स्पेन आता है. अच्छा. स्पेन इज अबाउट आई वुड से अगर हम 1 रुपये में बेच रहे हैं तो स्पेन मतलब 3-4 रुपये का बेच रहा होगा वो टाइल. इटली जो है 6 रुपये 7 रुपये का बेच रहा होगा. व्हाट अबाउट चाइना? क्योंकि अभी अपनी बात की उसकी. चाइना जो है हम 1 का बेच रहे हैं, चाइना 3 का बेच रहा होगा. स्पेन से थोड़ा सा नीचे. बट ऑलमोस्ट क्लोजिंग टू स्पेन. हाँ, क्लोज टू स्पेन. और सिर्फ यही रीजन है कि चाइना ने भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा लगाया. तो देखिए ना हर चीज में चाइना का मॉडल हमेशा जो है वॉल्यूम बेस्ड मॉडल रहा है. राइट. कोई भी आप इंडस्ट्री पकड़िए, चाइना इज द बिगेस्ट. द स्केल एट विच दे मैन्युफैक्चर इज ऑलवेज ह्यूमंगस. सो दैट्स द वे इट इज. बट अब धीरे धीरे चीजें जो है चेंज हो रही हैं. पर इंडिया में तो इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है. इंडिया का कंजम्पशन अभी भी नहीं पहुंच पाया उतना जितना चाइना में हो रहा है. देखिए बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी का करीब 8 से 10% रहता है. बहुत बड़ा है. लेकिन वो तो चाइना में अगर आप 2 साल पहले जाएं अभी तो उनका बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है. चाइना में ये फिगर करीब 32% था. 1/3 ऑफ द इकोनॉमी ऑफ चाइना वाज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन. इंडिया में दिस इज 1/10. तो बहुत फर्क है. बट कितने सालों से ग्रोथ हो रही है? 8 से 10% पहुंचने में भी टाइम लगा होगा. मैं तो देखिए जीडीपी भी ग्रोथ होती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी ग्रोथ होता है. बिल्कुल. सो आई थिंक हिस्टोरिकली इट वुड बी सब कुछ ग्रो कर रहा है तो आपकी सेलियंस ओवरऑल जीडीपी में तो मोटा वही रहेगी. मतलब 6-7-8% से अब 9-10% परसेंटेज स्प्लिट उतना ही है घूम फिर के. परसेंटेज घूम फिर के उतना ही, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा. बिकॉज देखिए इंडिया में भी इतनी नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं.
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, नाउ दी हैंडसेट इंडस्ट्री हैज़ कम इन द लास्ट 4-5 ईयर्स जब से PLI स्कीम चली है. सो दैट वाज समथिंग. हैंडसेट्स कहाँ बन रहे थे इंडिया में टोटली. सो लॉट ऑफ दैट स्टफ इज हैपनिंग. बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं अपने पूरे टाइल्स या बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री की बात करें, क्या 3 मेजर चैलेंजेस क्या हैं इस बिजनेस के? ओके, इंटरेस्टिंग. मैं टाइल्स की बात करूँगा. आई थिंक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ मैं, रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात कर रहा हूँ जो इनपुट जा रही है. सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ वो है कस्टमर्स लैक ऑफ अवेयरनेस. देखिए, एज अ कस्टमर हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ से आधा किलोमीटर दूर सिकंदरपुर मार्केट है. दिल्ली का दिल्ली NCR का एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मार्केट है. आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, फ्रॉम टाइल्स टू लाइटिंग टू ग्लास एंड सरिया वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे. एज अ कस्टमर आप 10-15-20 साल में रेनोवेट करते हो एक बार अपना घर, शायद वो भी ना करते हो. तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है. तो कस्टमर अवेयरनेस बीइंग वेरी स्मॉल, वेरी लो इज़ टू मी द बिगेस्ट चैलेंज. उसका इम्पैक्ट क्या आता है? कस्टमर, द रोल ऑफ द मिडल मैन, द इन्फ्लुएंस ऑफ द मिडल मैन जस्ट एक्सप्लोड्स. क्योंकि कस्टमर को पता नहीं है. तो मिडलमैन हो सकता है आपका चैनल पार्टनर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर कस्टमर हो. को क्या नहीं पता? कस्टमर को नहीं पता कि मुझे कौन कौन सी टाइल कहाँ लगानी चाहिए. मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, कभी कभी मेरे दोस्त से मुझे फोन करते हैं तो दे टेल मी कि आप वुडन टाइल बनाते हो क्या? अच्छा. इट इज़ जस्ट अ डिजिटल प्रिंटिंग. मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ, वुडन भी करता हूँ, करेक्ट. वुड फिनिश भी देता हूँ. लोग जो है अभी भी ये गलतियाँ करते हैं कि अपने बाथरूम्स में, जो देखिए ग्लॉसी टाइल है जिसमें बहुत अच्छी शाइन है, सब कुछ है, लोग अभी भी ये गलती करते हैं कि ग्लॉसी टाइल अपने बाथरूम में या किचन में फ्लोर पे लगा देते हैं. नहीं लगानी चाहिए. आप फिसलोगे उसमें. ग्लॉसी है, हाई शाइन है, वहाँ पे तो आपको एक टाइल ऐसी लगानी चाहिए जो स्लाइटली रफ हो. लोग कहते नहीं, इसमें ना थोड़ा सा वो धूल फंस जाएगी, ये होगा वो होगा. नहीं फंसती है. आप नॉर्मल एक पोंछे से करते हैं, वेट मॉप से करते हैं, आप क्लीन अप कर सकते हैं. बट अगर आप या आपके भी फैमिली मेम्बर वहाँ, क्योंकि बाथरूम है, किचन है, पानी पड़े हुआ अगर फिसल जाता है और हिप फ्रैक्चर हो जाता है तो आप तो गए 6 महीने के लिए. बिल्कुल. अब जैसे लोग स्लैब्स लगाते हैं. अगर आप देखो अपने बाथरूम में किचन स्लैब्स हो गए, बाथरूम में काउंटर टॉप्स हो गए, उसमें जो है स्लैब्स लगाते हैं ग्रेनाइट के सब के. दे आर फार मोर कॉस्टली. सेकेंडली नेचुरल स्टोन है तो आपको चॉइस इतनी नहीं मिलती. तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? अब हम जो टाइल्स हम बनाते हैं जो 15-15 mm थिक टाइल्स होती हैं, बट और क्या उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है या लॉन्ग लास्टिंगनेस है सेम ज़्यादा होती है. अच्छा. वो क्योंकि वो ट्रीटेड सरफेस है तो उस पर स्टेन नहीं पड़ता. आप उस पर जो है आराम से जो है, अगर ये आप तेल और ये भी गिरा दो और आपने 4 घंटे 6 घंटे बाद 10 दिन बाद भी उसको पोंछ लिया तो वो आपका रब ऑफ हो जाएगा. मच इजीली अवेलेबल. आप उसको मोल्डिंग किस तरह भी कर सकते हो. अगर आपको काट के उसमें सिंक डालना है वो भी कर सकते हो. सो अवेयरनेस नहीं है. So because of lack of awareness, I think this is the biggest challenge I would say that the industry has. Tile specifically में जाऊँ तो the second challenge is that fragmentation जो मैंने बोला of there is a very large number of manufacturers. So that fragmentation of manufacturing this thing is kind of a challenge because a lot of competition. जब कस्टमर जानता नहीं है तो फिर वो एक चीज़ जानता है कि यार मैं अपनी जेब से पैसे कितने निकालूं. क्योंकि एक तो मैंने भी देखा, जैसे अभी हमने थोड़ा टाइम पहले टाइल्स ली थी, तो होता क्या ना, आप दुकान पे जाओ, जो टाइल बेचने वाला है वो बोलेगा ये 400, ये 500, ये 600. बट 400 में क्या है, वो आपको 500 में क्या है, कोई नहीं बताता. और 400 है तो क्यों है उसका रेट 400, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा 400 रखने का, या उसको 500 किया है तो ऐसा क्यों, क्या किया है, बट कोई नहीं बताता वो डिफरेंस. उसे खुद शायद बेचने वाले को उसको भी नहीं पता, शायद पता भी ना हो ये बात. तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज है या जो गैप है, कंज्यूमर के माइंड में रहता है कि यार मैं उसी के पास जाऊंगा जो हो सकता है पिछली बार मैंने उससे सामान लिया था. तो मैं एक बात बताता हूँ आपको.
आज मेरी जो ओरिएंट बेल की जो वेबसाइट है, इट इज़ एन एक्सट्रीमली पॉपुलर वेबसाइट। ओके। आज से 6 साल पहले जब हमने इस पर पहले काम करना चालू किया था, हमारे महीने के करीब 7-8 हज़ार विजिटर्स आते थे वेबसाइट पे। आज जो है हमारे ऑलमोस्ट 5 लाख विजिटर्स आते हैं वेबसाइट पे। और सेल्स होती है? हाँ, मैं उस पर बाद में बताऊँगा, मैं आऊँगा उस पर, वो एक अलग एक इशू है। तो हमने जो वेबसाइट पे बहुत काम किया है कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह से उसको एडुकेट किया जाए। एजुकेट किया है, किस तरह से इन्फॉर्मेशन, एजुकेट इज टू मे बी अ बिगर वर्ड, किस तरह से हम ट्रांसपेरेंटली इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हम एडवाइस कर सकते हैं कस्टमर को कि यार तू यहाँ पे इस तरह की टाइल भी देख सकता है, इस तरह की टाइल को इवेलुएट कर सकता है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। एंड दैट हैज़ हेल्प्ड अस ड्राइव दिस वेबसाइट ट्रैफिक। एंड I would say कि our share of website traffic is almost equal to that of the market leader, though our actual revenue market share would be much lesser. तो उल्टा ये भी हो रहा है कि लोग हमारे वेबसाइट पे जाके एक थोड़ा टाइट कैटेगरी के बारे में समझ के, अवेयरनेस करके फिर जाके कॉम्पिटिटर का माल इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि शायद वहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उनको अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही, उनको ये नहीं मिल रहा, तो जाते हैं हमारी साइट पे हैं, समझते हैं, 4 किस सवाल टाइप करते की हैं, लाइट कहाँ लगानी उसके बाद चाहिए। जाके जो उनके घर के पास है वो हो सकता है मेरे कॉम्पिटिटर का हो, फिर वहाँ जाके जो है फिर टाइल खरीदता है। इंटरेस्टिंग। बट ये तो गैप बहुत बड़ा होगा, आपको फील हाँ, होता तो होगा? हाँ, ये गैप फील होता है और इसके लिए जो है रेगुलरली जो है डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अपना एक्सपेंड कर रहे हैं। देखिए हमारी कैटेगरी में गोदाम से तो माल बिकता नहीं है। करेक्ट। हर टाइल में क्या क्या है, एक तो टाइप ऑफ टाइल हो गई, उसे केमिकल कंपोजिशन जो भी है। सेकेंड हो गया साइज़ ऑफ टाइल, मतलब 10-12 साइज़ हैं जो हम बनाते हैं। तीसरा हो गया हर साइज़ में और उसमें आपके पास जो जो पोर्टफोलियो है, जो कलेक्शन है, 100 150 डिज़ाइंस का वो है। तो हम लोग जो हैं करीब 3 से 4 हज़ार अलग अलग तरह की टाइल हर महीने बनाते हैं। तो कोई भी जो है मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, चैनल पार्टनर डिस्प्ले ही नहीं कर सकता। और टाइल हैवी बहुत चीज़ है, कोई ये शर्ट की तरह तो है नहीं करेक्ट। कि आपने एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया और शॉप बॉय ने एक उठा के ऐसे दिखा दी, अरे ये नहीं वो वाली दिखा दे, वो उठा के दिखा दी। 300 ग्राम की चीज़ है, उठा के रख देता है। बिल्कुल। टाइल है वो 15 किलो की, वो उठा के रख भी नहीं सकता, आपको दिखा भी नहीं सकता। टाइल का जरा सा जो है शर्ट उठा के रख सकते हैं, टाइल का अगर आप मिस हैंडल करोगे तो जरा सा अगर कोने का चिप हो जाता है तो टाइल तो उसकी बेकार हो गई। बिल्कुल। तो डीलर उठाना भी नहीं चाहता, उसे डिस्प्ले करना है, कैसे डिस्प्ले करें। तो इसलिए भी जो है हर शोरूम एक तरह से, मतलब कितना बड़ा शोरूम आप ले लो, दिल्ली ऐसे शहर में कितना बड़ा शोरूम बना लोगे, कितनी टाइल दिखा लोगे। सो द इन्वेस्टमेंट जो डीलर को करना है स्पेस में, स्टॉक में, इस लार्ज। कितना होता है वो? कितना बिजनेस अगर आप करना चाहें, मेरे हिसाब से अगर आप दिल्ली शहर की बात करें तो 1.5-2 करोड़ से नीचे के इन्वेस्टमेंट में। रियल एस्टेट ऑब्वियसली अलग। रियल एस्टेट अलग है, रियल एस्टेट आपको शोरूम, रियल एस्टेट अलग है आपको शोरूम। मैं तो कह रहा हूँ आपने किराए का शोरूम लिया है, अच्छा शोरूम लिया है, 2,000 स्क्वायर फीट का, और उसमें आप 1.5-2 करोड़ सामान रखने के उसमें नहीं, तो वो शोरूम को आपको रेनोवेट करना है, इट्स इज गोइंग टू बी कॉस्टली, लाइटिंग है, सब कुछ है, तो वो आपकी स्पेसिफिकेशन होती होंगी उसमें फिर? सो हम शोरूम्स वगैरह काफ़ी बनाते हैं और इस पे हमने पिछले 3-4 साल में काफ़ी काम किया। एक्चुअली हमारा सबसे फ्रूटफुल शोरूम बनाने का समय था कोविड का टाइम। कोविड के जो 2 साल थे उसमें हमने ऑलमोस्ट हर हफ्ते हम जो है 1 से 2 नए शोरूम बना रहे थे। अच्छा। एंड तो हमारी गाइडलाइंस होती हैं, बट ये बड़ी पर्सनलाइज वर्ड, इज ऑलमोस्ट लाइक होम। तो आपके घर के लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन नहीं दे सकता, जो एक तरह से FMCG जैसे हम लोग टेलीकॉम में देते थे कि शोरूम ऐसा ही होगा, वो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि आपकी पर्सनलाइज, आप वहाँ पे बैठते हो, डिज़ाइन वो है, तो किस तरह से आपको अपने मॉकअप्स बनाने हैं, कौन कौन सी टाइल करनी है, तो उसमें हम जो है डीलर के साथ काम करते हैं। हमारी एक सेपरेट टीम है, सेपरेट डिज़ाइन टीम है शोरूम डिज़ाइन करने के लिए। वो अलग अलग जो है ड्राइंग्स बना के पहले तो सिविल वर्क की उनके साथ शेयर करती हैं, डिस्कस करती हैं,
उसके बाद हमारे पास बहुत सारे डिजिटल टूल्स हैं विच आर प्रोप्राइटरी टू ओरिएंट बेल। उन टूल्स पे डिजिटली हम विजुअलाइजर्स हैं जो और किसी के पास नहीं है, हम उनको दिखाते हैं कि हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, ये है, फिर फाइनल करके फिर फाइनली कंस्ट्रक्शन होता है। सो वी आल्सो शेयर अ बिग पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट। अच्छा, you also invest. Yeah, we also invest in that showroom. We provide tiles at a discounted rate for display. We help in the branding, design और सारा का सारा जो है हमारा होता है. We provide them visualization tools and everything, which are kind of, we have almost 500,000 views on our visualization tool every month. तो ये सब हम करते हैं. So this is our investment in terms of effort, intelligence and tools. कितना टाइम लग जाता है एक शोरूम को लॉन्च होने में? आई थिंक अब तो हम जो है करीब अगर जगह रेडी है और जिस दिन से हम मतलब काम चालू करते हैं तो करीब 3-1 महीने में हम 2,500 स्क्वायर फीट का शोरूम जो है चालू कर देते हैं. और कितने टाइम में उसकी रिकवरी हो जाती है? मान लो अगर 1.5-2 करोड़ मैंने लगा दिया आज, तो डीलर की रिकवरी जो है मेरे हिसाब से करीब 3-1 साल में उसका शोरूम जो है उसके 2 से 3 साल में उसका शोरूम कवर अप हो जाता है. जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था. इन्वेस्टमेंट. बट ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी कितने महीने में आनी शुरू हो जाती है? ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी तो देखिए ऐसी शोरूम में तो उसका लगा तो सारे कैपेक्स ही लगा है. तो मैं तो उस कैपेक्स के पेबैक पीरियड की बात कर रहा हूँ. इट्स नॉट ही इज प्रॉफिटेबल फ्रॉम एन ओपेक्स पर्सपेक्टिव ओनली, इज प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन. तो डीलर है, सो डीलर विल डज नॉट इन्वेस्ट, ही हैज टू सी द कैश फ्लो एवरी मंथ. राइट. So no dealer is going to invest in any business where the तो cash ऑर्डर flow प्लेस is होता है such- सीधा आपके पास फिर? हाँ. स्टॉक मेंटेन भी करना होता है डीलर को? Maintain करना होता है. अच्छा. तो दैट इज अनदर थिंग जो हम कुछ अलग कोशिश कर रहे हैं. ट्रेडिशनल व्यू इस इंडस्ट्री में ये रहा है कि स्टॉक आपकी पावर है और इट्स अ वेरी प्राइमरी लेड बिजनेस. माल ठोक दो डिस्ट्रीब्यूटर्स को. हाँ. और जब उसके पास आपका माल गले तक ठुका हुआ है तो बेचारा क्या करेगा? बेचेगा. आपका ज़्यादा माल डिस्प्ले करेगा और ज़्यादा बेचेगा. तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक टोटली करीब 5.5 साल पहले हमने इसको लॉन्च किया था. एक्चुअली टोटल ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की है. वी हैव बिटवीन माई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हम उधार पे माल बेचते हैं तो वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग. कितना क्रेडिट पीरियड है? जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है. तो एवरेज 60 दिन 90 दिन एवरेज में जो है करीब 45 से 50 दिन का 50 दिन के आसपास का DSO रहता है. बट दिस इज ऑलवेज अ स्ट्रगल. you have good guys, you have not so good guys, and all. That's always a struggle in this industry. तो मैं आपको बता रहा था. हाँ, I kind of lost my thread. आप बता रहे थे कि पहले इन्वेस्टमेंट किया फिर. तो हाँ, आपने पूछा था स्टॉक वो जो. तो हमने क्या किया है, वी द विजन दैट आई हैव वर्कड ऑन इन ओरिएंट बेल, वी हैव अ वेरी क्लियर विजन स्टेटमेंट which is very simply making tile buying and selling easy. It's a very simple vision statement and it resonates with everybody. My dealer is buying tiles from me, so there is a host of work that we have done in the last 6 years to make his tile buying easier. My salesman, my employee is selling tiles to the dealer, so we have a whole set of tools to make his life easier there and my dealer is also selling tiles to an end consumer like you. So there's a whole set of tools which have been developed in the last 5.5 years which are deployed in the market to make his life easier. So this is a very simple vision statement and we kind of try to stay very very close to it, and that is something which is very unique about Orient Bell. Because this traditional industry is कि ऑर्डर लिखाओ माल ठूसो अपने आप जो है जितना मतलब माल करोगे तो प्रेशर से उतना माल निकलेगा, विच इज़ ऑल्सो ट्रू. बट वी आर ट्राइंग टू अप्रोच दिस होल बिजनेस इन अ डिफरेंट वे. मुझे थोड़ा सा ये समझना था कि जैसे कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज़ निकाली आपने जो डिज़ाइन में आप हेल्प करते हो कि स्टोर ऐसा होना चाहिए, गाइडलाइंस देते हो आप. तो अब जैसे मैंने कुछ ऐसी लर्निंग्स आई हो जो यार ये 2-3 चीज़ें जो थी ना उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया सेल्स में, बिकॉज स्टोर का हमने ऐसा डिज़ाइन किया.
तो हम जैसे जो है स्टोर डिज़ाइन की स्पेसिफिकली मैं बात बताता हूँ। आज से 5-6 साल पहले हमारे जो स्टोर्स बनते थे, जो ट्रेड टर्म में हम कैसेटीज़ कहते हैं, उस पर टाइल लगा दी। तो ये बड़ी बड़ी जो है, अगर आपने देखा हो तो मतलब बड़े बड़े तो पल्ले पैनल होते हैं, आते हैं ऐसे, पैनल हाँ। आते हैं, वो पैनल चैनल्स होते हैं नीचे। तो पैनल आप खींचते हो, एक एक पैनल पे 4-4 टाइल्स। तो एक Correct. लड़का जो है, हेवी पैनल्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ स्टील आयरन, हम्म। और टाइल्स खुद ही बहुत हेवी होती हैं, तो उनको मूव कर करके वो दिखाता है। आज जो हम शोरूम्स बना रहे हैं, आज हम पैनल्स से हट के मॉकअप्स दिखा रहे हैं। मॉकअप का मतलब है कि जैसे ये जो एरिया है, इसमें मैंने आपको एक ओपन बाथरूम बना के दे दिया। तो फ्लोर है, वॉल है, मिरर भी लगा हुआ है, एक कमोड भी लगा हुआ है। सो कस्टमर जब वो आता है तो उसको एक फील आती है कि मेरा बाथरूम ऐसा होगा। ऐसा दिखेगा। हम इस तरह एक किचन बना रहे हैं। सो कस्टमर is able to visualize that much faster, and वो मॉकअप उठा है। This is one change. But this is only I would say manifestation of जो हम कर रहे हैं। ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन है कि मैंने एक मॉकअप बना दिया। बात घूम फिर के वहीं आती है, कितने मॉकअप बना दूंगा? 3,000 टाइल दिखाने के लिए। बिल्कुल। 3,000 टाइल क्या, 3,000 मॉकअप दिखा दूंगा? मुझे तो जो है आपके मतलब 5-6 मॉल जो है एमजी रोड पे, सारी की सारी किराए पे लेके सब में बाथरूम बनाने पड़ेंगे। सब में यही करना पड़ेगा, तब भी शायद मैं पूरा ना कर पाऊँ। बिल्कुल। कौन डीलर कर सकता है? मैं खुद ही नहीं कर सकता एज अ कंपनी। तो आज से 5.5 साल पहले मैंने एक स्लोगन दिया था। मैंने ये कहा था, देखो ऐसा है, कंपनी के पास 3,000 टाइलें हैं, कंपनी के कैटलॉग में 3,000 टाइलें हैं। जब कस्टमर टाइल खरीदने आता है तो बड़े से बड़े डीलर के बाद 200 टाइलों से ज़्यादा नहीं है। अब आप कस्टमर हो तो आप कैटलॉग देखते हो, आपको बोलते हो कि यार वहाँ 3,000 है, तो चांसेस आर, और आपके पास ऐसा डीलर के पास 300 है, तो 90% तो है नहीं उसके पास, तो 90% चांस है उसको वो उंगली उस टाइल पे रख देता है जो डीलर के पास नहीं है। करेक्ट। डीलर का क्या इंटरेस्ट है कि यार जो माल मेरे गोदाम में है मैं वो बेचूं। टाइल की सप्लाई चेन ऐसी है कि आप मतलब 2-4 10 डब्बे 50 डब्बे टाइल नहीं खरीद सकते हैं कंपनी से। डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं खरीदते। खरीद नहीं सकते हैं, बिकॉज फ्रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइल जो है वैसे तो लग जाने के बाद तो मतलब लाइफ लॉन्ग रहती है, बट जब ट्रांसपोर्ट करते तो ब्रिटल होती है, तो मैं 10 डब्बे ट्रांसपोर्ट करूँगा तो वो टूट जाती है। अच्छा। और फ्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 20-30% जो है डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, आपके एज अ डीलर आपकी जो लैंडेड कॉस्ट है वो फ्रेट है। अच्छा। तो डीलर जो है मैक्सिमाइज करता है कि मैं 35 टन का ट्रक उठाऊंगा, तो वो वेट करता है। अब एज अ कस्टमर आप आए उसके पास, आपको 25 डब्बे इस टाइल के चाहिए, 25 डब्बे हुए मतलब 500 किलो, तो आधा टन। अब वो कैसे दे आपको? उसका तो जब जो है 35 टन का वो बनेगा तब वो ऑर्डर लगाएगा कंपनी को, तब तक एज अ कस्टमर आप तो कहीं और चले जाओगे। बिल्कुल। तो ये सब चैलेंजेस हैं। तो हमने ये कहा कि मेरे पास 3,000 है, डीलर के पास 300 टाइल है, तो कैटलॉग्स हैं, बट कैटलॉग सेलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने एक ऐसा टूल बनाया जिसको हम क्विक लुक कहते हैं, and this is something which we actually with a startup this thing we developed this, and we deployed it exactly 5 years back. In April 2019 we deployed it. हाँ, एंड ये क्या करता है, आप को ये टाइल पसंद है, आप मेरे टूल से ये टाइल सिलेक्ट कीजिए। अच्छा, और आईपैड टाइप कुछ है? हाँ, तो इट्स अ डिजिटल टूल। तो मेरे शोरूम में आप जाओगे, एक बड़ा सा टीवी डिस्प्ले लगा हुआ लगा है। हुआ है। आपने लैपटॉप पे या जो भी है आपने टाइल सिलेक्ट की, सो जो भी टाइल सिलेक्ट की तो वो उस बाथरूम में लग जाती है। आपको टाइल को चेंज करना है, आपको मिक्स एंड मैच करना है, क्योंकि कस्टमर जो है टिपिकली अगर आप स्पेशली किचन्स में बाथरूम्स में जाएं तो आपको मल्टीपल टाइल मिलेंगी एक बाथरूम में, आपको एक तरह की टाइल नहीं, एक डिज़ाइन की टाइल नहीं मिलेंगी। मिक्स एंड मैच करता है। आपने
टी शर्ट मैड ओवर ग्रोथ की पहनी हुई है, ब्लैक उसकी, आपकी जीन्स एक अलग कलर की है, आप मैच कर रहे हो। कस्टमर भी ऐसे करता है। तो हमने उसको ये टूल दिया कि आप जो है खट 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 करके जो है ना वहीं बैठे हुए कंफर्टेबली अपने उसमें आप मैच करके देखो कि कैसा लग रहा है। तो वी हैव अ वर्चुअल, वी हैव Reality. डिफरेंट वर्चुअल बाथरूम्स, लिविंग रूम्स, बेडरूम्स, किचन्स एंड स्टफ लाइक दैट। मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं चेन्नई में बैठा हुआ था मेरे वहाँ के जो सबसे बड़े डीलर हैं उनके साथ, और मैं डीलर के साथ बात कर रहा था। यहाँ पीछे एक फैमिली बैठी हुई थी। फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और दो बच्चे थे। मेरी 1 घंटे, मैं तमिल समझता हूँ, तो मैं डीलर से बात कर रहा था, तो पीछे वो क्विक लुक से वो फैमिली अपनी टाइल सिलेक्शन कर रही थी, तो मेरा एक कान वहाँ था। वहाँ पे फोकस था। तो किस तरह वो 1-1.5 घंटे किस तरह बातें हुई कि किचन में आई कुड सी कि जब किचन की बात हुई ना, तो जो लेडी है वो मतलब एकदम वो हो गई, मतलब अटेंशन में आ गई वो एकदम कि अब किचन की बात हो रही है। एंड हस्बैंड ने अपना मोबाइल निकाला और हस्बैंड अपना व्हाट्सएप वगैरह जो भी करने लगा। अब ये ड्राइवर सीट में ही आ गई है, मुझे ऐसे दिखाओ, मुझे वैसे दिखाओ, मुझे ये वाली टाइल यहाँ लगा के दिखाओ, ऐसे लगा के दिखाओ। तो उन्होंने आधा घंटा लगाया। फाइनली उन्होंने एक सिलेक्शन किया। वहीं पे जो एक इंस्टेंटेनियसली एक व्हाट्सएप जनरेट हो गई, वो जो एक फ़ाइल जनरेट हो गई, वो फाइल जनरेट करके मैंने उनको, मेरे डीलर ने उनको व्हाट्सएप कर दिया। तो उनके पास आ गया कि टाइल ऐसे लगानी है, मतलब सीधी सीधी टाइल लगानी है, टाइल काट के ऐसे ऐसे लगानी है, मतलब ना हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकली लगानी है, एंगल पे लगानी है। उनका बन गया। उसके बाद डॉटर का बेडरूम आया, तो उसमें बेटी ने अपना जो है फ़ोन अलग रखा, बोला जी अब मैं बताऊंगी। तो फिर डॉटर का बेडरूम डिज़ाइन हुआ, उनको ये टाइल चाहिए, वो चाहिए। सो दैट होल फैमिली, फिर 4 व्हाट्सएप जनरेट हुई, उनको गई विद टाइल नेम, विद किस तरह से टाइल लगेंगी, एंड दे वर वेरी हैप्पी, डिलाइटेड, दे वेंट अवे। तो मैंने डीलर से पूछा, मैंने कहा एक बात बता, मैं वाज जस्ट काइंड ऑफ निट पिकिंग, ऐसे क्या तुम्हें एक मतलब फैमिली में मतलब जो है एक फ्लैट के लिए 2 घंटे लगा दिया, क्या फ़ायदा तुझको? ही टोल्ड मी साहब इसके बिना ना मैं मतलब अपना धंधा नहीं कर सकता, क्योंकि बाज़ार में 100 टाइल बेचने वाले हैं, बिल्कुल। लेकिन ये टूल और ये जो सर्विस है केवल एक बंदा दे सकता है, वो ओरिएंट बेल का डीलर जो मैं हूँ। सेकंड उसने बात बोली कि देखिए 20% कस्टमर ऐसा भी आता है जो कहता है कि टाइल को काट के, मैं आपको सपोज 4 फीट बाई 2 फीट की टाइल दे रहा हूँ, उसको अलग अलग तरह से काट के उसमें मिक्स एंड मैच डिज़ाइन बनाना कोई नहीं कर सकता है। मैं आपके टूल पे इसको कट करके टाइल्स दिखा सकता हूँ, विजुअलाइज करा सकता हूँ। हाँ। इसको टाइल में भी उन 3000 डिज़ाइन में भी एक तरह से आप मतलब जो है काट के कुछ अलग ही टाइल बना रहे हो, एज अ कस्टमाइजेशन हो रहा है, कोई और नहीं कर सकता साहब। और जब मैं ये करता हूँ तो पहली बात जो मुझसे सर्विस मिलती है, किसी भी आप शोरूम में जाए, कोई लोकल मैन्युफैक्चरर है, हाँ उसकी टाइल सस्ती है, लेकिन वो वहाँ टाइल नहीं लेगा, क्योंकि उसने यहाँ पे 2 घंटे इन्वेस्ट किया, उसको दिख रहा है कि मुझे टाइल कैसी चाहिए। और अब जैसे अगर वो 10% 20% कस्टमर ऐसे भी आते हैं इनको टाइल काटनी होती है, कस्टमाइजेशन करना होता है साहब, उससे मेरी मार्जिन इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि मैं वो टाइल वैसे काट के देता हूँ। करेक्ट। सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो दिस इज़ अगेन अ वे जिस तरह हम कस्टमर को सिखा रहे हैं, कस्टमर की जो अवेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी, एक एजुकेशन कर रहे हैं, एंड दिस इज हेल्पिंग अस। तो मैं अगर बोलूँ कि अगर किसी को आज इस स्पेस में कुछ बिजनेस शुरू करना है, अगर वो कस्टमर बाइंग प्रोसेस में, हाँ जी, या कस्टमर की एडुकेशन के अंदर कुछ सोच पाए, कुछ टूल बना पाए, या मे बी वहाँ पे कुछ क्रैक कर पाए, तो बहुत बड़ा बिजनेस बन एब्सोल्युटली। सकता सो है। दिस इज, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर आइडियाज़ ऑन दिस, और बहुत काम कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ आइडियाज़ अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, कुछ आइडिया जैसे कोई मैंने ऐसा आइडिया जो फेल हुआ हो, जो ट्राई किया हो?
और क्या रीज़न था फेल होने का? सी आई थिंक ऐसा तो कुछ आइडिया ऐसा नहीं है बहुत बड़ा जो मैं कहूँगा फेल हुआ हो, क्योंकि हम लगे रहते हैं, टीम अच्छी है तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट आ जाता है। आई थिंक फेलियर कहाँ पे आता है आइडियाज़ का, जो मैं समझता हूँ कि हम उसको स्केल अप नहीं कर पाते। अब जैसे मैंने आपको एक क्विक लुक बताया, आज मेरे 500-600 ऐसे डीलर्स हैं जो क्विक लुक को यूज़ करते हैं, और मैं जोकिंगली तो कहता हूँ इनको अलग से कुछ खर्चा लगाना पड़ता है क्विक लुक के नहीं, लिए? अभी तो हम ही खर्चा कर रहे हैं सारा अच्छा। साला। दिस इज अ फैसिलिटी वी गिव देम, वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर देम। दो आई कीप जोकिंग किया मैं अगले महीने से मतलब जो बंद है कर इसका दूंगा। 2-3 हज़ार रुपये जो है महीने का चार्ज करना हाँ। चालू कर दूंगा, बट वी हैव नॉट काइंड ऑफ डन दैट। द चैलेंज इज कि इस 500 को मैं 1,500-2,000 कैसे लेके जाऊँ, क्योंकि बाज़ार में डीलर ऐसे हैं जो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है। दे हैव एन डिफरेंट ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेलिंग, वो नई चीज़ को सीखना नहीं चाहते। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो है उसे फेलियर कहो आप, या आप उसे कहो कि टेक्स टाइम फॉर यू नो पीपल टू सी हाउ इट विल हेल्प देम। आज क्विक लुक से जो मेरे स्मार्ट डीलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो मैंने आपको बोला ना कि मैं 3,000 टाइल बनाता हूँ, उसके पास 300 है, उसने उन अपनी 300 टाइल से अलग अलग मॉकअप्स और वर्चुअल मॉकअप्स और डिज़ाइन बना के अपने फ़ोन में और अपने लैपटॉप पे रखे हुए हैं। क्विक लुक से? हाँ, वो अपनी व्हाट्सएप मार्केटिंग करता है उससे, वो अपने सारे जो उसका कॉन्टैक्ट वो है उन सबको भेजता है। तो वो ये कहता है कि साहब मैंने तो वही 300 बेचने हैं डिज़ाइन जो मेरे पास है, बिल्कुल 2700 आपके गोदाम में रखे हुए हैं, मैं उसको इमीडिएटली एक हफ्ते में कॉल नहीं कर सकता कि मेरे पास सामान आ जाए, तो मुझे ये 300 बेचने हैं। सो कंपनी का जो कैटलॉग होता है वो तो छपता है, उसमें तो 3,000 चीज़ें, तो मैंने कंपनी का कैटलॉग तो नीचे वाली दराज में रख लिया है। मैं तो क्विक लुक दिखाता हूँ उसको, और मैं ये जो मेरे पास है 300 उन्हीं को दिखाता और हूँ उन्हीं को पुश करता हूँ, तो मेरा स्टॉक टर्नओवर जो है बढ़ और गया। मेरा कस्टमर सेटिस्फैक्शन है जो बढ़ गया। और जब मैं इन 300 टाइल से खेलता हूँ एज अ डीलर, ऐसे लगा दूँ वैसे लगा दूँ, मुझे भी 10 आइडियाज़ आते हैं, तो मैं कुछ अपने इन प्रोडक्ट से ऐसा करके ऐसा कुछ दिखा पाता हूँ कस्टमर को जो शायद उसे बाजार में नहीं मिलता हो। सो आई एम गेनिंग आउट ऑफ दैट। बट in building and construction especially, dealers who are willing to adopt new technology, Will grow. spend time and effort and all is very low. But those who do will outperform others. They are outperforming others. तो कोई भी अगर डीलर सुन रहा है ये पॉडकास्ट, हाँ, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको Yeah. टेक्नोलॉजी और उस सब बातों में भी सोचना आप पड़ेगा। आज देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी से अनटच्ड है, करेक्ट। कौन सा ऐसा मार्केट ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन नहीं बिक रहा है। बिल्कुल। तो बल्कि आपका क्विक लुक जो है, अभी तो आप क्विक लुक स्टोर में जाके कर रहे हो जी। कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाके दिखेगा। आप तो इसको कल को एक ऐप बना के वर्चुअल रियलिटी में भी कर सकते हो। So this is something which we are thinking of. हमारी कि वेबसाइट मैंने बस अपने बाथरूम में कैमरा ऑन किया हाँ, और मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ कि कौन सी टाइल यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वो है हमारी, वी कॉल इट ट्रायल लुक। अच्छा। तो इट इज़ देयर ऑन आवर वेबसाइट, इट इज़ फ्री टू यूज़ अगेन एंड बट वेबसाइट पे है, ऐप पे नहीं है ना? हाँ, ऐप पे नहीं है, वेबसाइट ऐप पे इट विल बिकम इवन मोर बट लुक्रेटिव। वही है फिर ऐप को डाउनलोड कराना कस्टमर से, बिकॉज जो मैंने आपको बोला कि जो एंड कस्टमर है वो हर दिन हर साल तो टाइलें खरीदता नहीं है। हाँ वो तो है, तो बट जब एक उसको बार ही जिसको खरीदनी है, जैसे मेरी सिस्टर ने अभी बनाया था, तो उसने तो कम से कम 4-5 अलग अलग टूल्स 3D टूल्स डाउनलोड कर लिए। अच्छा, आपने करने के लिए। हाँ, ओके, हाँ, ताकि उसको पता लग जाए कि घर मेरा क्या जो बन रहा है कैसे बन रहा है। ओके, नाइस। और इसमें ना एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब क्विक लुक जैसा आपका क्विक लुक है, जब लोग जाके वहाँ, जैसे किचन की बारी आई तो आंटी प्राइमरी सीट पे आ गई है ना, जब रूम की बारी आई तो वहाँ पे जो गर्ल है वो प्राइमरी सीट पे आ गई, क्योंकि उसका रूम था तो वो खुद चाहती थी मैं अपना रूम डिजाइन करूँ। जब लोग ये करते हैं ना तो एक उनको फुलफिलमेंट आती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, ओनरशिप आती है, ओनरशिप मजा आता है कि मैंने बनाया ये मेरा है। मैंने किया, बिल्कुल सही किया। तो वो जब सेल है और वो चाहे कोई और 36,000 डिजाइन बढ़िया मिल जाए,
लेकिन जो वो खुद कोई ने और बनाया कंपनी नहीं दे सकती नहीं दे इसको, वो सकते। फीलिंग कंपनी नहीं दे सकती। वो ये एक्सपीरियंस मतलब मेरा वो वाला, ऑरा। है ना, मेरा वाला डिज़ाइन, मेरा वाला पेंट वाली जो हाँ है, तो ये फीलिंग हम। बिल्कुल। तो आपने जो बात बोली ना, हमारे वेबसाइट पे एक और है ट्रायल लुक, हम्म उसमें से अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं अपने फ़ोन से ये फोटो फ़ोटो लूँगा, अपलोड। अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, फ़ोटो लूँगा, और मतलब ये सारा फर्नीचर जो है, आपका स्टूल है, सब कुछ उसमें आएगा। हम्म और मैं अपनी वेबसाइट से टाइल सेलेक्ट करता रहूँगा, तो जो टाइल सेलेक्ट करूँगा तो ये जो आपका है वो रिप्लेस हो जाएगी और आपको वो टाइल दिखाई दे जाएगी। जो मुझे तो चाहिए। आपका जैसे जो भी आपका लिविंग रूम है, आपके कर्टन्स हैं, आपका फर्नीचर है, आप चेंज नहीं करना चाहते, बट आप कहते हैं मुझे टाइल चेंज करनी है फॉर वॉट एवर रीजन एंड ऑल, तो इट्स इंस्टेंटेनियस। आप अपना वो बताते हैं टाइल, आपने एक फोटो ले ली, आप करते रहिए, आपका जो है चेंज होता रहेगा। आप बोलिए अरे हाँ ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, देन यू कैन गो फॉर दैट। दैट इज यूज्ड क्वाइट एक्सटेंसिवली ऑन आवर वेबसाइट। तो अगर मैं आपका कंपटीशन से कंपैरिजन बोलूं, वन ऑफ योर बिगेस्ट मोट जिसको बोलते हैं या लेवरेज बोलते हैं ओवर योर कंपटीशन इज दैट कि आप टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो टू एडुकेट कस्टमर्स एंड एम्पावर योर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स टू सेल मोर। टू सेल मोर, कुछ और भी आप बोल सकते हो कि आपका एज है ओवर द अदर्स? see, I think the showroom piece, so this I would say, see, this edge plays out in very different fields. This is playing out when you are buying and selling tiles, definitely. This is also playing out for us slowly in the way that we are manufacturing tiles. ओके टाइल जो इंडस्ट्री है, जो प्रोसेस है इंटरनेशनली, उसमें बैच वेरिएशन हमेशा होता है। बैच वेरिएशन मतलब? बैच वेरिएशन मतलब मैंने आज एक टाइल बनाई है, अब मैं सेम डिज़ाइन की टाइल एक महीने बाद बनाऊंगा, तो थोड़ा बहुत, और विद इन द सेम बैच ऑल्सो, मतलब 2-5% तक एक प्लस माइनस वेरिएशन होता है। दैट इज़ द टेक्नोलॉजी। इसमें आप कोई मतलब इंटरनेशनली भी आप जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब हम मैन्युफैक्चरिंग में अब एक टेक्नोलॉजी अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, नॉट दैट वी हैव मास्टर्ड इट, कि जब भी अलग अलग थोड़े से बैच बनते हैं तो उनको जो है एक बंदा आंखों से देख के मैचिंग करने की कोशिश करता है हर बैच को? हाँ। एक बैच में कितनी टाइल्स होती हैं नॉर्मली? मेरी एक लाइन दिन की जो है करीब 10-12 हज़ार मीटर टाइल बनाती है, मतलब लाख स्क्वायर फीट टाइल बनाती है एक लाइन। अच्छा। मेरे पास कितनी लाइंस चल रही हैं पैरेलल में? मेरे पास आज की तारीख में 11 लाइंस तो मेरी अपनी ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में है, और जो मेरे एसोसिएट यूनिट्स हैं वहाँ पे 3 लाइन है। और 11 एक ही लोकेशन पे है? नहीं, अलग अलग। कहाँ जैसे मैंने आपको पहले बोला कि फ्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक हमारा प्लांट है दिल्ली के पास, सिकंदराबाद में, दिल्ली एनसीआर में आता है, जहाँ से आप क्या एरिया सर्व करते हो? प्राइमरीली नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है। एक मेरा प्लांट है बड़ौदा के पास, डोरा में, वहाँ से हम सर्विस करते हैं वेस्ट और साउथ को। और एक मेरा प्लांट है बेंगलोर के पास, जहाँ से मैं सर्व करता हूँ साउथ को। इसके अलावा मेरे 2 प्लांट्स हैं गुजरात में, मोरबी में, और राजकोट के पास, जहाँ से मैं वहाँ वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो मैं ऑल इंडिया उन प्लांट से देता हूँ। ओके। So 5 manufacturing units we have, 3 own and 2 in joint venture associate companies. तो आप मैन्युफैक्चरिंग में बता रहे थे कि क्या और बेनिफिट? तो मैन्युफैक्चरिंग में बताया था, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये आँखों से जो मैचिंग हो रही है, हम इसको किस तरह से ऑटोमेट करें। तो पिछले 1-1.5 साल से इस पे काम चल रहा है, अभी तक सक्सेस तो नहीं मिली है हमको। यूजिंग विजन कैमरास, यूजिंग विजन कैमरास, बेसिकली ब्रेकिंग डाउन द tile into pixels and then comparing with a master and doing that comparison digitally. So this is something which we have been working on for a year and a half. ये अगर मान लो आपने क्रैक कर लिया तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, कितना बड़ा डेल्टा क्रिएट हो जाएगा? देन बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डेल्टा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 उसमें, एक तो विद इन दी कंपनी मुझे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ता है अलग अलग बैचेस का, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मेरे डीलर को जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ता है अलग अलग बैचेस का, वो उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और मैं जाके बाज़ार में ये बोल सकता हूँ कि ओरिएंट बेल ऐसी कंपनी है जिसने आपको, क्योंकि जब मैं उस डिफरेंस को पकड़ पाऊँगा तो फिर बनी बात है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाके समझूंगा कि इस डिफरेंस को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं।
अभी आप पकड़ ही नहीं पा रहे। क्योंकि अभी वो सब्जेक्टिव है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सब्जेक्टिव उससे कि यार ये थोड़ा सा कम हरा ज़्यादा हरा नहीं समझ सकता है बंदा। करेक्ट। आपको उसको एक टोटली डेटा से करना होगा। डेटा उससे करना पड़ेगा। तो जब ये डेटा आपका बनना चालू हो जाएगा तो फिर मेरा नेक्स्ट फ्रंटियर होगा कि मैं किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इतना ऑप्टिमाइज करूं कि ये अगर वेरिएशन आज मेरा 5% आ रहा है तो मैं इसको 2% पे ले आऊँ, 3% पे ले आऊँ। जिस दिन ये हो गया देन आई हैव अनदर मोड। बट एंड कस्टमर को तो फर्क नहीं पड़ता ना इससे। पड़ेगा एंड कस्टमर को, क्योंकि जब मैं देखिए हमारे उसमें इंडस्ट्री में क्या है ना, बिकॉज एज ए सेड कस्टमर अवेयर नहीं है, सो डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ पावर इज विद द इंटरमीडियरी जो आपके डीलर्स हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बोला कि टाइल बनाने वाले करीब 800-900 कंपनीज हैं हिंदुस्तान में। अच्छे मतलब डीलर्स, मैं CD कैटेगरी को नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं देखूँ तो मेरे हिसाब से इंडिया में 5-6 हज़ार होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है डीलर्स। हाँ, जो इन 200-300 मैन्युफैक्चरर्स की टाइल्स बेचते हैं, 800-1000 बेचते हैं। तो टिपिकली आप देखिए एक मैन्युफैक्चरर पे आपके 6-7 डीलर हैं नेशनली। तो इट इज़ नॉट अ वेरी लार्ज नंबर। अगर आप किसी भी FMCG इंडस्ट्री में किसी में भी जाएंगे तो नंबर ऑफ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल आर मच लार्जर। क्योंकि कैपेक्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। नहीं, कैपेक्स, दैट इज हाउ द इंडस्ट्री हैज ग्रोन। आई थिंक दिस विल आल्सो चेंज, बट दिस इज हाउ कैपेक्स से ज़्यादा जो है, देखिए डिज़ाइन प्रोडक्ट ऑब्सोलेसेंस हो जाता है। 30% अगर उसमें कॉस्ट आपकी फ्रेट की लगी हुई है तो अगर आपके गोदाम में वो चीज़ ऑब्सोलेट हो गई तो आप उसको उठा के कहीं और नहीं बेच सकते। इट इज़ नॉट अ हाई मार्जिन बिजनेस लाइक कितना मार्जिन है इस बिजनेस में? डीलर की बात करूं तो मेरे हिसाब से डीलर वुड बी मेकिंग 15 to 30% kind of a margin, depending on volume. depending upon volumes, depending upon location, depending on the kind of market. वो जो है, if he has a showroom, he has a nice good showroom and say 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर में कोई अच्छा शोरूम नहीं है किसी और कॉम्पिटिटर का, then his margins will be superior. तो आप फिक्स करते हो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे कि आपका मार्जिन 18 होगा 20 होगा? नहीं। तो कैसे रहता है? So as I said, dealers have a disproportionate also whole building and construction industry. So the dealer selling price, so dealer gives a discount on MRP. आप सिकंदरपुर मार्केट में जाएंगे, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अभी एक फ्लैट रेनोवेट किया है, तो इट वाज अ डिफरेंट कैटेगरी। मैं क्या खरीदने गया था, आई थिंक मैं कोई लाइट्स कुछ खरीदने गया था, कुछ जो लाइट्स वहाँ पे लगती हैं, तो कुछ नहीं पता था मुझे एज अ कंज्यूमर। मैं पहली दुकान में गया, मैंने कहा ये मुझे चाहिए, और नहीं लाइट नहीं, स्विच प्लेट्स खरीदने गया। तो मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने बताया कि ये 3-4 ब्रांड्स हैं, ब्रांड के नाम मैंने सुने हुए थे, बड़ी कंपनी से। मैंने कहा कि क्या रेट है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड दैट इन दैट कैटेगरी द फर्स्ट पर्सन आई मेट, फर्स्ट क्वेश्चन, ही सेड साहब ये MRP इसकी 100 रुपये में आपको 70% डिस्काउंट होगा। 70% डिस्काउंट है? अच्छा। ऑब्वियसली मतलब MRP का कोई लिंक नहीं है सेलिंग, MOP और MRP में कोई लिंक नहीं है। सो आवर इंडस्ट्री इज एन इंडस्ट्री, आई थिंक द होल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री is largely operating on an MOP. I would say an operating price, not on an MRP. And MOP differs from the same product which I am selling. For example, if from my Sikandrabad plant I am supplying to Delhi, where the cost freight cost per box could be maybe 30 rupees a box. His costing is very different. If I am supplying that same this thing to say Guwahati or Manipur, there the freight cost will be about 150 rupees, 180 rupees per box carton. So that is why the MOP is what is important. MOP as in market operating price, not so much on MRP. MRP पे इंडस्ट्री में नहीं बिकता है कुछ। तो आपने एक फिक्स प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, उसके बाद वो अपने मार्जिन लगा के ही कुछ
उस पे कुछ होता है लिमिट कि यार 500 से ऊपर नहीं बेच सकते आप? नहीं, तो वो तो एमआरपी है ना, हाँ, सो वो तो एमआरपी है। तो एमआरपी का कोई फंडा ही नहीं है इस हाँ, बट बिजनेस में। एमआरपी तो प्रिंटेड है एज पर द, सो अच्छा। दिस ही कांट सेल बियॉन्ड द एमआरपी, करेक्ट, but he typically offers a discount on the MRP. दैट इज अप टू देम। That's up to them, and also depends on his freight and this thing. So, basis the freight calculation and all, he will offer a discount. बट जनरली 15 to 30% मार्जिन पे खेलते हैं। हाँ हाँ। ओके, ओके, गॉट इट, इंटरेस्टिंग। आप कैसे डिसाइड करते हो हालांकि कि प्राइसिंग कैसे होगी प्रोडक्ट की? So, as I said, there are basically 2 points, two things which I look at. One is my manufacturing cost, which is something which I know, and so that's one piece. Second is what is the market operating price of that kind of product. Competitors क्या कर रहे हैं? Competitors are doing that. Third thing which you are thinking of is like, okay, if I'm offering a particular tile, if there's a tile which is a bigger tile than that, then how much is that priced over and above that? In tiles, typically what happens is the larger the tile, the per square feet rate of that tile keeps going up because it's a much more complicated. Smaller tiles handle. are easier to make, larger tiles are more difficult to manufacture, then handle and stuff like that. Also, the whole thing तो goes. ऐसा नहीं है कि बड़ी टाइल लोगे तो सस्ती पड़ेगी, बल्कि नहीं, महंगी है वो। बड़ी टाइल महंगी पड़ेगी, हमेशा महंगी पड़ेगी। जितनी बड़ी टाइल आप लोगे उतनी बड़ी टाइल आपको महंगी पड़ेगी। तो आपको छोटी टाइल्स लोगे अपने बाथरूम के लिए, किचन के लिए, तो ज़्यादा आपको अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, बट फिर उसमें आपको उतना वो डिज़ाइन में आपको फिर शायद मजा ना है। राइट। क्योंकि छोटी टाइल में अगर आप प्योर ज्योमेट्रिक ले रहे हैं तो शायद आ जाए, शायद ना आए, डिपेंड्स ऑन। सो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट आउट देयर। बट जनरली व्हाट इज इंडिया कंज्यूमिंग? अभी इंडिया में कंजम्पशन पैटर्न लास्ट 3-4 साल से अब क्या है? इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स लार्जर एंड लार्जर टाइल्स। अच्छा, इज मूविंग। क्या रीज़न है? सी कस्टमर्स लार्जर टाइल्स में आपके जॉइंट्स कम होते हैं, डिज़ाइन ज़्यादा होते हैं, सो दे लुक बेटर, दे लुक लाइक मार्बल एंड ऑल। देखो छोटी छोटी टाइल होंगी तो फिर आपको कंटिन्यूटी नहीं आएगी। इट्स अ लार्जर टाइल, इट्स अ लार्जर कैनवस फॉर द डिज़ाइनर। तो जिस तरह के फेसेस बनाता है टाइल्स पे एंड ऑल, अब टाइल लग जाती हैं तो यू विल नॉट बी एबल एज अ कंज्यूमर, आपको लगेगा कि बिल्कुल मार्बल फिनिश है, नेचुरल स्टोन फिनिश है। सो द एस्थेटिक्स ऑफ दैट इज़ फार सुपीरियर। सो अब आप देखिए, आप किसी बड़े शहर में आप एक फ्लैट खरीदते हो तो 8-10-15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट आपको जो है फ्लैट की कीमत है। जब आप टाइल लगाने जाते हो तो आप देखिए कि आपको टाइल मिल जाएगी, मतलब आपको 50-60-70 रुपये, 80 रुपये स्क्वायर फीट तक की रेंज में आपको ज़्यादातर टाइल मिल जाएंगी। कोई बहुत बड़ी टाइल है तो वो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा होंगी, बट ज़्यादातर टाइल आपको इस रेंज में मिल जाएंगी। तो आपका ये फिज़िकली ये प्रोडक्ट दिखता है आपके फ्लैट में। आपने 10,000 रुपये स्क्वायर फीट की चीज़ खरीदी है, आपको उसको डिज़ाइन करने में, उसको मतलब सुंदर बनाने में, लिवेबल बनाने में, क्या आप ये देखोगे कि यार मैं 50 रुपये फुट की चीज़ लगाऊँ, टाइल लगाऊँ या 60 रुपये? अगर आपको 60 रुपये फुट ज़्यादा अच्छा लगता है, वही टाइल ज़्यादा लगती है, तो ऑब्वियसली विल गो फॉर दैट। सो वी आर सीइंग दैट ट्रेंड कमिंग अप। तो अभी टिपिकल अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर बोले आपने, क्योंकि अभी फ्लैट रिसेंटली खरीदा है और रिफर्बिश किया है, तो कितना खर्चा सिर्फ टाइल के आ जाता है घर में? बहुत ज़्यादा भी पागलों की तरह टाइल पे ना लगाएं। अगर आप देखिए 2000 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 2000 स्क्वायर फीट आप कारपेट एरिया की बात कर रहे हैं, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि कहीं भी आपने मार्बल और ग्रेनाइट नहीं लगाया। तो 2000 स्क्वायर फीट आप टाइल ले लीजिए, उसमें अगर आप ओरिएंट बेल की टाइल लेंगे तो मैं कहूँगा कि आपको 5% वेस्टेज कटिंग में ब्रेकेज वगैरह होगा। बाकी किसी लोकल वगैरह लेंगे तो ये 15% तक जाता है। क्या रीज़न है ऐसा? आर टाइल्स आर स्ट्रॉन्गर, मतलब ब्रेक कम होती है। हाँ, वो ब्रेक कम कटिंग के टाइम पे। एक्चुअली मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने भी अपना ही घर बताया, तो माय इंटीरियर डिज़ाइनर केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, सर 15% वेस्टेज होगा, एंड आई केप्ट टेलिंग हर कि नहीं यार तू मतलब छोड़ दे, मैं अपनी टाइल लगा रहा हूँ। उसको पता था क्या कि आप ओरिएंट बेल के सीईओ? हाँ, उसे पता था, बट शी हैड नेवर यूज्ड माय टाइल्स। अच्छा। शी हैड नेवर यूज्ड आवर टाइल्स एंड ऑल, शी हैड बीन यूजिंग सम कॉम्पिटिटर टाइल्स एंड ऑल। शी सेड साहब मैंने तो मतलब जो है, उसने 1-2 नाम लिए कि 15% से कम तो मुझे ज़िंदगी में आज तक कभी ब्रेकेज और मिला ही नहीं। टाइल्स कटती भी हैं,
छोटी स्पेस होती है, स्कर्टिंग लगती है टाइल में ऊपर, तो कटती भी हैं। तो खैर फाइनली मैंने कहा अच्छा है तू कह रही है, मैं 10% जो है तुझे वो अलाउ करता हूँ। नाउ शी मुझे जो है ऑलमोस्ट 5-7% जो टाइलें जो हैं मुझे वापस करनी पड़ी हैं। एंड शी सेज कि सर मतलब मैं तो मतलब हैरान हूँ, जो टाइल है मैं तो हैरान हूँ कि मतलब मेरी तो 2% 2.5% टाइल ही टूटी टूटी है, है, हाँ। जबकि हमने इतनी कटिंग की है कि यहाँ लगाने के लिए वहाँ लगाने के लिए, तो आपकी टाइल टूटती नहीं। बोले मैंने तो ज़िंदगी में मतलब मैं इतने टाइम से कर रही हूँ काम, मैं ज़िंदगी में ऐसा देखा ही नहीं। सो तो अगर आप ओरिएंट बेल की टाइल लगा रहे हैं तो आई वुड से 2000 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया है, तो प्लस किचन और बाथरूम में आपको वॉल पे भी आप लगाओगे, बिकॉज आपको सीलन बचानी, प्लस इट लुक्स वेरी वेरी नाइस, राइट। सो ऐड से अबाउट 400-500 स्क्वायर फीट फॉर दैट। आपका मतलब 3 बेडरूम्स तो सॉरी 3 बाथरूम्स तो होंगे ही, और प्लस ऐड सम 5-6% ऑफ वेस्टेज इन कटिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो आई थिंक अबाउट 2800 स्क्वायर फीट टू अबाउट 3000 स्क्वायर फीट तक आपका Multiplied by 60. 26-2700 तक आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाइड बाय 60। एवरेज में अगर आप लें। अगर आप टाइल लेइंग कॉस्ट इज मच मोर एक्सपेंसिव। तो 10-12 लाख का अपना, नहीं 10-12 लाख का नहीं होगा, नहीं सॉरी, 2000 से मतलब आपका हो गया 1.25 लाख के अच्छा मतलब अच्छा, हाँ तो 1.25 कुछ भी लाख नहीं 1.5 है, लाख मैं के एक्स्ट्रा आसपास जीरो जो है। लगा दी मैंने, हाँ हाँ। आपने एक्स्ट्रा जीरो लगा हाँ। दिया। और अगर तो आप 1.5 लाख का खर्चा टाइल्स का है। 1.5 लाख का आपका टाइल का खर्चा हो गया, और टाइल लगाने का जो है अगर आप आपका अगर आपसे दिल्ली गुड़गांव की बात कर रहे हैं तो वो आपसे 2-2.5 लाख रुपए वो लेगा। लेबर, हाँ मतलब 4 लाख का बन जाता है पूरा लगवाई, सब कुछ कर करके। सब कुछ करके। इंटरेस्टिंग। बट अगर आप बीच में आपने ना एक बात बोली अभी, जैसे आपने बोला यार मेरे इंटीरियर डिजाइनर ने वेस्टेज की बात कर रही थी, अब 5% 2% मिली तो वो उनको थोड़ी हैरानी हुई कि यार इतनी कम वेस्टेज है। अब वो तो स्विच कर गई होंगी कि ओरिएंट बेल यूज करेंगे अब हम। आई होप सो। बट क्या ये लोग आपके मार्केटिंग चैनल का पार्ट है? सो दिस इज समथिंग वी आर डेवलपिंग। या मैं दूसरे तरीके से पूछता हूँ इसको, हाँ व्हाट आर योर मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स? ओके, सो देखिए जैसे मैंने बोला वी हैव द ट्रेडिशनल चैनल विच इज़ बेसिकली the dealer distributor, that's one channel which continues to be the showroom पे जाते हो strongest आप, हाँ। channel and all. Our second channel is we have an enterprise business. We have a big enterprise business where we provide tiles to all the big builders. मैं नाम में जैसे DLF के ये आ रहे हैं आपके गोल्फ कोर्स रोड वगैरह पे, दे ऑल आर टाइल्स। DLF है, शोभा है, गोदरेज है, टाटा रियल्टी हैं, सो ऑल दीज बिग कंपनीज, शापूजी, पलंजी, L&T and all, we supply tiles to them. So that's an enterprise part of the business where we basically handle it as a key account management. We have a separate team handling that key account. So that's one channel that we have. The third channel which we have is a very interesting channel. We have created a channel just for reaching out to brands. So every brand has a showroom. ऐसा नहीं टाइल वाले का ही शोरूम है. Apparel brands have showrooms. जो रिटेल आउटलेट्स हो These are गए, retail किसी भी outlets की and हो all. गए, हाँ। So and they want them to be standardized. We are talking about it earlier. They have a standard this thing and all. So we are reaching out to brands and all that, saying that look, we are going to develop a tile for you as per your specifications, your brand colors and all, so that all your showrooms across the similar. country will look the same from this perspective and all. Merchandise जो होगा वो होगा. So this is something which has started. We are seeing some traction and all. वहाँ पे आपका जो पार्ट आपने बोला था ना कि इंस्पेक्शन वाला अगर मैं 5% से वेरिएबिलिटी 2% पे कर दूं, तो यहाँ पे ज्यादा, These guys would love it. ये ज्यादा पैसा देंगे। these guys कंज्यूमर लेवल पे नहीं, इतना नहीं होगा जितना इन पे होगा। These guys would love it. हाँ, Yes, these correct. guys would love it because they are repeat buyers. Correct. So I have And a they are showroom- finicky about their brand consistency. Yeah, and see, bulk of the automobile companies take my tiles in their showroom. Something which you have developed. Almost, I can name some 6-7 names which take our tiles. A very big German automobile manufacturer. Obviously a luxury this thing and all. Our tiles have just got approved. I don't want to take the name because पहले आने दो। because नहीं, सही we है। haven't got the first order नहीं, yet. नहीं, बोलना भी मत।
and all. हाँ, So here it will help Correct. a lot, because these guys, their decision does not change. Hmm. So if this is the tile, it's not that 2 years later this is Correct. going to change. Correct. The showroom which comes up 2 years later Will and have maybe to have 5 the years same later tile. also will also have to. So this is where I will be able to Nice. to score with them. But this, as I said, from a technology perspective, from a solutioning perspective, is work under progress for us. ओवरऑल अगर मैं बोलूँ 100% सेल्स में Hmm. डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके नॉर्मल शोरूम्स हैं उनका परसेंटेज क्या है So Sales का? we do about I would say about so okay, so there's one more this thing, you know, and then so I told you about the dealer network, the enterprise business, and I told you about this Retail, corporate retail showroom corporate brand business. So the fourth thing which you do, which also actually sits under the same dealer distributor, this thing is projects. So I'm talking about smaller projects. I'm talking about projects which are say 10,000 square feet. You know, these are घर बन गए 4 फ्लोर के something like that, or plus a smaller builder is there. Somebody is building a hospital, so you know, Right. the government is building some. So these kind of projects keep happening across the country and all. Bulk of those projects we actually do it through our dealer network. हम्म So my team actually does all the work in terms of going out, meeting these customers, the contractors, getting the tiles the specified. architects Huh? the architects The architects, interior designers, and once it is approved and all, and then the sale is routed through the dealer. Distributor. So that's also a pretty big, and that is how we are trying. That's another way we are trying to help. You know, I spoke to you about our vision, which is making tile buying and selling easier. right So this is that selling easier part, that if you are my dealer and I am giving you say 20% of the business, I am giving you through some projects and all which my teams and work done and all. So that gives you that turnover Correct. kick and all. So that is the making tile selling easier for you as a dealer and all. So Right. that's one another thing. So my dealer network, which includes both the projects and this, would be about 80-85% of my business. हम्म My key account business, whether it is in enterprise or is in companies, showrooms and all, would be the balance 15% of my business. नोटेड बट क्या टाइल्स ऑनलाइन बेची जा सकती हैं हम तो बेच रहे हैं कितनी परसेंट बेचते हो बहुत कम, ओवरऑल बहुत कम. So this is not an online model that we have. It is a hybrid model. As I said, tiles don't travel easily. They are bulky. आपको टाइल चाहिए उसके लिए तो आपको मतलब जो है 300-400 किलो का वजन हो जाएगा. तो स्विगी वाला, अमेजन वाला अपनी बाइक पे आपको 400 किलो लाके डिलीवर नहीं नहीं दे कर सकता सकता. हाँ और छोटे टेम्पो में भी आता है तो फिर ब्रेकेज होती है. सो लॉजिस्टिक्स इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट. यू एज अ कस्टमर विल नॉट लाइक टू पे फॉर दैट एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक cost and all. So we have been developing a hybrid model, something we started about 3.5 years back. We are slowly getting stronger and stronger and stronger. We have branded it. We call it Tile Cart. ओके So you go as a customer, you go onto my website. A form will pop up. If you're interested, you fill some very basic details about that, about your requirement. Then we'll reach out to you and basically understand what exactly your requirement is, consult and whatever it is. And then either, you know, we are able to take on the website itself, you are able to give an order. Which has happened. We have had customers who are renovating a house here, sitting in the US, sitting outside the country and all, who have actually done everything online and all. अच्छा Bulk of the customers then are directed to a showroom. एंड That- परचेज वहीं होती है मतलब because they want to physically Correct. see the tile. They want to physically, you know, kind of touch the tile and all. And it's a very important thing. You are decorating your house. There's a huge emotional angle to it. There's a Right. huge, not just the money part. You as an individual are so deeply invested into making that house कि आप देखना चाहते हो. बिल्कुल और ये चीज़ तो दिखती है. इट इज़ नॉट कि आपने मतलब जो है एक चटकनी लगा दी, एक कर दिया, जो कभी दिखेगी नहीं. ये चीज़ तो दिखेगी, अगले 20 साल तक दिखेगी. करेक्ट So people want to see that. So then we kind of pass it on to our dealer and our sales team and all, and try to close that there.
So it's a hybrid model, online plus offline. Because like any other hybrid model, there are a lot of I should say leakage in the process. आप डीलर हैं, मैंने आपके पास कस्टमर भेजा, आपने ओरिएंट बेल की जगह उसको कुछ और बता दिया, कॉम्पिटिटर का माल चेप दिया, तो वो भी होता है। तो यहाँ इसको कैसे इंश्योर करते हुए ना हो? अभी तक तो नहीं कर पाए हैं, बट ये प्रॉब्लम तो सबके साथ ही होगी। बट द वे आई एम लुकिंग एट इट इज कि दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, इट विल हैपन, बट we are working on making these leads which we are giving far more trackable. So just actually on Monday we are launching on our apps a new feature which will allow my salesmen to actually, so the moment the lead is created, you as a consumer have given her this thing and all, there is a specific lead identifier which is given to it and all, it will flow into my system, into my ERP, and from the ERP it will get allocated to, depending on the location of the customer, to a sales executive and a channel partner. It will be available on their apps, and I will be basically able to monitor कि इस बंदे ने उसको visit किया है. He will be able to give me feedback कि I spoke to the customer. My salesman will be able to give me feedback over the app only. I spoke to the customer. This is what has been decided, agreed and all. So we will start building up that. बट झूठ तो अभी भी बोल सकता है डिस्ट्रीब्यूटर, झूठ तो अभी भी बोल सकता है कि नहीं आया कस्टमर. But you know, basically, will you be able to solve 100% of the problem? I don't think we will be. Neither is that the goal. Correct. So I see, I don't have any figures, but so if from 10%, if I'm able to like kind of to 5%, I have 90% gap and only 10%. If 10 goes to 20, actually I've doubled. Right. So why look at that 80? Then I will find out a solution. 20 will go to 30, and if we are the only guys who are doing this, customers, there's a word of mouth which is there. There will be more customers coming to me. Some of those customers will object to, when the dealer says कि नहीं ये नहीं वो लेके जाए. Some of the customers will push back. No, I want this. Right. Some of the dealers will say कि यार ये तो customer भेज रहा है, तो मैंने क्यों अपनी माथापच्ची करनी है. जो चाहिए वही दे दो ना. जो चाहिए वही दूं, because customer तो नाम से मांग रहा है. Correct. तो why would I not do that? So I think as the solutioning becomes better and better and better, as the end customer becomes more and more happier with it, and these logistic pieces and all we are kind of able to solve, I think this will grow. Interesting. क्या इस डिमांड में सीजनैलिटी भी आती है? हमारी सीजनैलिटी ना, मैं जो समझता हूँ, हमारी सीजनैलिटी सालों में चलती है, महीनों में नहीं चलती है. थोड़ी बार तो आती है. देखो मानसून के टाइम में जो है टाइल लेइंग जो है बंद हो जाती है. दिल्ली में हर साल जो है जब सर्दियों में ग्रैप लगता है, एयर क्वालिटी जब खराब होती है, करेक्ट, तो जो है कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है, तो सीजनैलिटी आती है. और मैं ऑल इंडिया बात करूँ तो प्लस माइनस चलता रहता है. इट्स नॉट दैट बिग. बट अभी जितने भी अपने स्टोर्स हैं वो सारे स्टोर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ओन्ड हैं या खुद के भी हैं? हमारे खुद के भी हैं. हमारे 9 स्टोर्स खुद के हैं. 9 स्टोर्स कोको हैं. बट हम वहाँ से बेचते डायरेक्टली नहीं है. वी टेक दोज लीड्स एंड ऑल, वी हेल्प द कस्टमर डू ऑल प्रेजेंटेशन स्टोर्स हैं बेसिकली, एंड देन वी बेसिकली पास इट ऑन टू आवर डीलर एंड ऑल, एंड वी स्टिल कोऑर्डिनेट विद द डीलर कि जो कस्टमर हमारे कोको में आया है, घूम फिर के सेल सारी डीलर के थ्रू ही हो रही है. सेल उसके थ्रू सारी, चाहे कहीं से भी आए. नॉट द एंटरप्राइज नहीं, ऑफ कोर्स, बट जो छोटे रिटेल प्रोजेक्ट्स हैं वो उसी. सो द अटेम्प्ट इज टू लाइक काइंड ऑफ हेल्प द डीलर एज मच एज वी कैन टू डू मोर. करेक्ट, गॉट इट. अब इसके अंदर क्या आपका गोल है? अभी कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कितने आपको करने हैं अगले 1-2 सालों में? मैं तो चाहूँगा कि इसको मुझे जो है मैं इसको डबल करूँ. अभी कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स? So we have about 2,000 dealers. अच्छा. And at what revenue? अब पब्लिक कंपनी है तो हम पूछ ही सकते हैं. हाँ. So we did 700 crores last year.
अगर मैं उन डीलर्स की बात करूं जो क्वार्टरली मुझसे परचेज करते हैं, हम्म तो आई वुड से वी हैव गॉट अबाउट 1200 ऑड यूनिक डीलर्स. एवरी 3 months they buy. हाँ, एटलीस्ट वंस इन 3 months. Got it. बिकॉज ये जो है, दिस इज एज आई सेड, ये फुल ट्रकलोड बिजनेस है. राइट. आप मतलब 10 टन 5 टन माल नहीं खरीद सकते. आपको मतलब जो है पूरा ट्रकलोड खरीदना तभी पड़ता है. लॉजिस्टिक सेंस बनेगी. लॉजिस्टिक सेंस बनती है, तो फिर वो रोटेशन जो है उसका थोड़ा सा स्लो होता है. तो अभी 700 को कितने करोड़ करना है और कितने टाइम में करना है और कैसे करोगे, बस ये लास्ट सवाल है मेरा. सो नंबर तो मैं कुछ नहीं दूंगा आपको अभी. Okay. हाँ, नहीं, public company है आपकी, बोल भी नहीं सकते आप. हाँ, एब्सोल्युटली. राइट. लेकिन देखिए, मैं जैसे मैंने आपको बोला कि डोमेस्टिक मार्केट 35,000 करोड़ से ज़्यादा है. 15-20,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है. तो पोटेंशियल टू ग्रो बहुत है. और हमारा फोकस, आपने जो, मैं आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ कि कैसे करेंगे. हमारा फोकस ये है कि जो चीज़ ट्रेडिशनली इंडस्ट्री में हो रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी, आई थिंक वी आर बेटर देन द बेस्ट. प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, रैपिड प्रोग्रेस वी हैव मेड, आई थिंक, एंड वी कैन डू एंड वी विल बी डूइंग मोर. लेकिन जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है, सोल्यूशनिंग अप्रोच जो है, मुझे लगता है कि ये यूनिक ओरिएंट बेल के पास ही है. बाकी कंपनीज वो नहीं सोच रही है. एटलीस्ट मार्केट लीडर सोल्यूशनिंग नहीं सोच रही है. मार्केट लीडर ये सोच रही है कि ठीक है, मैं बना दूंगा, डिज़ाइन कर दूंगा. हमारी हर चीज़ में जो हम एक सोल्यूशन अप्रोच लाने की कोशिश कर रहे हैं. टाइम लग रहा है, क्योंकि जो हमारे सोल्यूशंस हैं वो सोल्यूशन डेवलप कर रहे हैं हम फ्रॉम स्क्रैच. उसके बाद उन सोल्यूशन को स्केल अप करना कि दे आर दैट मेनी यूजर्स विच आर लाइक काइंड ऑफ डूइंग दैट. सो इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम. यू हैव टू फाइट, one beach front at a time and win that. But that is our approach. ऐसे करेंगे हम. सही है. हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा उधार देके, ज़्यादा डिस्काउंट देके और अपने डीलर को मतलब 2 ट्रक की जगह 4 ट्रक की बिलिंग कर दूं. वो नहीं सोच रहे हैं. हम ये सोच रहे हैं हम उसकी रोटेशन जो है स्पीड अप करके कैसे करेंगे. इंटरेस्टिंग. काफ़ी मज़ा आया सर बात करके. आई होप इट वाज. एब्सोल्युटली. एक लास्ट सेक्शन होता है हमारा जिसमें हम फटाफट से आपके से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको जल्दी आंसर्स देना होगा. ओके, दैट्स 7-8 क्वेश्चंस हैं, फटाफट से पूछूंगा मैं. ठीक है, इसको हम रैपिड फायर, मतलब ये तो करण जौहर टाइप आप कर रहे हैं. ओके, चलो मैं पूछना शुरू करता हूँ. ठीक है, फेम, पावर या मनी में से आपको कुछ एक चीज चूज करनी हो तो क्या करोगे? नाइदर. कुछ एक तो प्रेफरेंस होगी. Fame versus money versus power. Maybe fame. Why fame? If I don't know, because all three for me are like not very attractive choices. So what is attractive for you then? Satisfaction. You go back, you feel that you have helped somebody, you have created something of value. Creating value is something which I would work at. अगर आप वो कर लेते हो तो I think you end up getting all three of them. मैं इसलिए आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा क्योंकि यू चेज फेम, यू चेज मनी, यू चेज पावर, एंड आई थिंक देयर इज नो वे ऑफ गेटिंग इट until unless you are creating value for your ecosystem, for your stakeholders. अगर वो आप करोगे तो ये तीनों चीज़ें एक साथ ही आ जाएंगी. आपको अगर आज $1 million दिए जाएं तो क्या करोगे? हाँ, ओके, सो maybe I like to open a school or support some education, this thing in my father's name. Okay, interesting. अपने 18 साल के वर्जन को क्या बोलोगे आज? Okay. Invest in experiences. What kind of experience? All kinds of experiences. Travel? Travel, yes. Meeting new people, yes. Reading stuff which you don't understand today, yes. Just experience. कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपने खर्चा किया हो और रिग्रेट हुआ? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. मुझे बस ये लगता है कि शायद मुझे एक्सपीरियंसेस पे और ज़्यादा खर्चा करना चाहिए. ओके. शार्क टैंक देखा है आपने? हाँ. फेवरेट शार्क? Favorite shark. Okay, so interesting. I forget his name. The black gentleman, Damien, or Indian version of Shark Tank. Indian version. The Indian version ज़्यादा नहीं देखा, so I won't be able to answer. I've seen a few episodes. Okay. But,
3 priorities for you in life. Health, Hmm. relationships, and satisfaction. सही है सर, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी बातें हमने सीखी आपसे, पूरी टाइल इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, क्या आप करने वाले हो, कैसे टेक्नोलॉजी लेवरेज करके आप एक इतना बड़ा स्केल का बिजनेस रन कर रहे हो और एक्सपैंड कर रहे हो। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you. Thanks Thank a you. lot, and thanks for having me here. It was absolutely a pleasure. Really enjoyed it. थैंक यू। ठीक है? या